functions. Okay, so these are the topics to be discussed in today's session. The first half होगा, that is of functions. We'll be discussing return types, default function arguments, passing strings, and function overloading. And at the end, there is a short quiz. Just a quick one to get the reviews. Okay, so बहुत ही theoretical start कर रही हूँ. What is a function? As you all know, as the name suggests, Steven, key function is a block of code that performs some operation. So your body, it is made up of so many organs which perform their functions efficiently. So on the whole, तुम्हारी body if functions very well, right? So in the same way, तुम code में you incorporate functions so that your code becomes very efficient, I would say. Okay, so functions can optionally define input parameters that enable callers to pass arguments into the function. So function में ऐसा कुछ hard and fast नहीं है कि तुमको पैरामीटर्स पास करने ही हैं या नहीं. तो तुम्हारे ऊपर है कि जिस टाइप का फंक्शन तुम बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है टोटली कि तुमने पैरामीटर्स डालने हैं या नहीं डालने हैं. Okay, so a function can optionally return a value as output. All right, so अगर पैरामीटर्स ही तुम्हारे डिफाइन नहीं है मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुमको डालने ही है, सो हाउ कैन कि रिटर्न टाइप भी तुमको डालना ही पड़ेगा, ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है. सो ओके, साइड बाय साइड हम लोग VS कोड में चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं. तो ये एक प्रोटोटाइप है फंक्शन का. इसमें कुछ नहीं किया है. सिंपल एक डबल, एज यू ऑल नो, एक टाइप है डेटा टाइप. तो ये फुल फंक्शन का नेम है. इसके अंदर पैरामीटर्स दो आ रहे हैं. दोनों इन टाइप्स के हैं, ए एंड बी. ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बट इट शुड रिटर्न समथिंग. तो रिटर्न सपोज सी कर रहा है एंड सी का डेटा टाइप डबल होना इज इम्पोर्टेंट. जो भी तुम रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे उसका डेटा टाइप तुमको यहाँ पे मेंशन करना है. और अगर तुम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो तो यू कैन जस्ट कट इट ऑफ एंड यहाँ पे तुमको void लिखना है. राइट. सो दिस प्रूव्स माई पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि कुछ रिटर्न ही करना है. एंड इन फैक्ट तुमको पॉइंट कुछ पैरामीटर्स नहीं भी लेने हैं तो तुम इनको हटा दो एंड सिंपली यू जस्ट राइट डाउन समथिंग लाइक मैंने यहाँ पे सी आउट हाई लिख दिया है. सो इवन दिस वर्क्स, राइट. सो फंक्शन is really very efficient and makes your code look cleaner. हाँ, तो यही है. आगे देखते हैं. राइट, व्हाई डू वी नीड फंक्शंस? सिंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए सबके दिमाग में. सो DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू एंटर इन कोडिंग वर्ल्ड यू लर्न इट. क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वही बंच ऑफ सेम लाइन्स हम बार बार लिखें. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे पास इतनी यूटिलिटी फंक्शंस हो जिसको तुम जहाँ पे मन करता है उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सको. Okay, so as I said, it saves a lot of time, makes the code look cleaner and more understandable. ठीक है, ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई. फिर उसके बाद आते हैं रिटर्न टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. ये पूरा चार्ट है, नीड नॉट टू मेमोराइज इट. सबसे ज्यादा तुम्हारे इंट एंड डबल, फ्लोट भी बहुत यूज होता है, कैर टाइप एंड या. तो इतने तो तुम्हारे यूज होते हैं, बाकी कोई यूज इतना नहीं होता है. बट सिंस तुम लोग हो कोडिंग वर्ल्ड के अंदर तो एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है. तो रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है इसमें. सपोज हम शॉर्ट इंट लेते हैं. तो शॉर्ट इंट के लिए कुछ नहीं करना है, इसी में ही तुम शॉर्ट इंट लेके सी को डिफाइन कर दो एंड उसे रिटर्न करा दो. ऑल्सो सिंस सी का रिटर्न टाइप इज शॉर्ट इंट, डेटा टाइप इज शॉर्ट इंट, तो तुम यहाँ पे भी
उसका डेटा टाइप मेंशन करोगे जो कि तुम रिटर्न कर रहे हो, राइट। तो ऐसे कुछ भी तुम लोग रिटर्न टाइप्स बना सकते हो। नेक्स्ट, डिफॉल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो सी प्लस प्लस में तुम्हारा जैसे फंक्शन है तुम उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हो इन केस तुम्हारा यूजर कोई वैल्यूज नहीं देता है। सो योर फंक्शन इज केपेबल इनफ कि उसके पास अपनी वैल्यू है जो कि वो प्लेस करके एक वैलिड आउटपुट जनरेट कर सके, राइट। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वही, राइट। तो यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड कोड तुमको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हम्म। तो इससे पहले इग्नोर करो। ये int बॉक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है मैंने, एंड इसको मैंने डिफाइन किया है मेन कोड के ऊपर। तुम ये बॉक्स वाला फंक्शन कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया है। तुम मेन कोड में भी बॉडी में भी कर सकते हो, इवन दिस इज फाइन। ओके, सो ये बॉक्स टाइप का है, एंड राइट। ये बॉक्स फंक्शन है, ये क्या लेता है, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लेता है एंड तुमको रिटर्न करके देता है वॉल्यूम। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसके हाँ डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी हैं। लेंथ की 1 है डिफॉल्ट, ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज 3। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया है कि बॉक्स लिया है, उसके अंदर 10 20 एंड 30 डाला है। तो हमने तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफाइन कर दी है। तो वो ओवरराइड कर देगा तुम्हारे ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स को जो तुम पास कर रहे हो। दोज आर ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन द डिफॉल्ट वंस, राइट। फिर तुम नेक्स्ट देखोगे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो वैल्यूज पास की हैं। तो ऑटोमेटिकली अब तुम सोचोगे कि ये क्या लेगा, लेंथ एंड ब्रेथ लेगा या फिर लेंथ एंड हाइट होगी ये, एंड सो ऑन। सो सिंस चीजें बहुत सिंपल हैं तो ये लाइन वाइज चलेगा। 10 will be the value for length and 20 will be the value for breadth and height will be the default one. सो एक बिल्कुल ही खाली पैरामीटर्स वाला भी हमने सी आउट करवाया है। लेट्स डू इट। हाँ, तो ये प्रिंट हो गया। तो तुम देखोगे यहाँ पे जो हमने एम्प्टी वाला था जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर नहीं डाला था, उसमें न इसने सिंपली डिफॉल्ट वैल्यूज ले ली 1 2 एंड 3, एंड जिसके अंदर दिया था एंड सो ऑन। इसने मतलब इतना स्मार्ट है कि इसने ऑटोमेटिकली समझा कि मेरे को वैल्यूज दी हैं या नहीं, एंड अगर दी हैं तो फिर उसने उनको यूज किया, एंड और अगर नहीं दी हैं तो इसने डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज करके आउटपुट जनरेट कर दिया। सो ये भी बहुत यूटिलाइज होता है तुम्हारी कोडिंग वर्ल्ड में बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो दीज आर द केसेस जहाँ पे तुमको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। Number one, you want to save yourself from writing arguments which have same values. तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, तुमको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। सो पाई की वैल्यू इज ऑलवेज द सेम 3.14, यू गो वेयर एवर एंड कोई सा भी टाइम इट्स ऑलवेज सेम। तो तुम सेव करो अपना टाइम एंड पाई की वैल्यू डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दो, so it will be good. Next, we have using default arguments. The existing function calls continues to use old number of arguments, while new function calls can use more. तो ये जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर तो डिफॉल्ट वैल्यूज दी हैं तो फिर वो उनको यूज कर लेगा, अदरवाइज जो उसके पास हैं तो फिर वो उनको यूज करेगा। मतलब इट्स रियली वेरी मेक्स द जॉब वेरी इजी। So next we have passing strings. तो before that you must know कि characters and strings में difference होता क्या है, and I hope कि since first semester over हो गया है you at least know this thing, and even if you don't तो यहाँ पे quick glance ले लो, what's the character and what's a string.
तो मेन थिंग इज कि ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं। तो कैरेक्टर इज ऑलवेज इन अ सिंगल कोट while स्ट्रिंग इज इन अ डबल कोट, राइट। सो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स बने होते हैं, देर इज मोर देन वन कैरेक्टर, सो विच मेक्स अप द स्ट्रिंग। यहाँ पे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल। ओके, सो इफ यू वांना यूज अ स्ट्रिंग, तो तुमको एक हेडर फाइल डिक्लेयर करनी पड़ेगी स्ट्रिंग, आई होप ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कैर टाइप में डिक्लेयर किया है सी एच, विच इज जस्ट अ सिंगल एच। एंड मैंने स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर किया है एस, विच इज हाई अ लॉन्ग वन। सो एक डिस्प्ले फंक्शन है, एक में मैं कैरेक्टर दे रही हूँ एंड एक में मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर वाला पहले देखते हैं, डिस्प्ले फंक्शन। इसमें कैरेक्टर ले रहा है एंड दिस इज सिंपली प्रिंटिंग आउट द कैरेक्टर, राइट। एंड ये स्ट्रिंग वाला फंक्शन डिस्प्ले है, तो ये सिंपली एक स्ट्रिंग ले रहा है एस। नीड नॉट टू बी कि इसका एस ही नेम रखना है, तुम चेंज भी कर सकते हो, लेट सपोज कॉल इट डी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्ट्रिंग्स के साथ बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड तो इसलिए ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डी डॉट साइज, ये स्ट्रिंग का साइज दे देगा तुमको, जो भी ये डी साइज है, मतलब डी स्ट्रिंग है। तो इसके और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, यू कैन गूगल इट अप सिंपली, नहीं तो मैं गूगल करके दिखा दूंगी। ओके, सो मेन पॉइंट इज, तुमने देखा कि कैरेक्टर कैसे पास हुआ एंड स्ट्रिंग कैसे पास हुआ, मोर और लेस ये बिल्कुल सेम ही है। जस्ट द थिंग इज कि यहाँ पे डेटा टाइप तुमने मेंशन करना है, राइट। तो इसको चला के देखते हैं। लुक, ये प्रिंट हो गया, ये कैरेक्टर था एंड ये स्ट्रिंग था एंड दिस इज द लेंथ। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड किसी को कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस आए तो फिर बीच में ही बोल देना, नो इश्यूज। Okay, so next we have function overloading. You can have multiple functions with same name. अभी तुमने इसका एक एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। लुक, फंक्शन के नेम्स बिल्कुल सेम थे, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले। सो तुमको कैसे पता चला कि कौन सा डिस्प्ले चला जब मैंने कैरेक्टर को कॉल किया एंड कौन सा डिस्प्ले चला जब मैंने स्ट्रिंग के लिए कॉल किया। सो द डिफरेंस लाइज बिटवीन द पैरामीटर्स यू आर पासिंग टू द फंक्शन। एक में तुम कैरेक्टर पास कर रहे हो एंड एक में तुम स्ट्रिंग पास कर रहे हो। सो द सॉफ्टवेयर, द कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि जब तुम कैरेक्टर पास करोगे तो मैंने कौन सा डिस्प्ले फंक्शन रन करना है, एंड जब तुमने स्ट्रिंग करना है तो फिर मैंने कौन सा डिस्प्ले फंक्शन करना है। तुमने ही हेल्प की है उसकी ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि तुमने यहाँ पे पैरामीटर का डेटा टाइप डिफर किया है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम, राइट। सो एक एब्सोल्यूट फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे इंट ये ले रहा है पैरामीटर एंड यहाँ पे ये लॉन्ग लॉन्ग इंट ले रहा है। तुम देखोगे सबके नेम्स बिल्कुल सेम है पैरामीटर्स के, एंड यहाँ पे फ्लोट ले रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम मैंने तीन इंटीजर्स ले लिए, एक में इंटीजर है, एक में लॉन्ग लॉन्ग इंट है एंड एक में फ्लोट है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या कर रहा है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए ith है, तो एब्सोल्यूट ith मैंने कॉल किया है, सिंस आई इज इंट, तो इसमें फर्स्ट वाला कॉल हो जाएगा एंड तुमको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। एक मैंने एब्सोल्यूट के लिए कॉल किया है विच इज इन फ्लोट, तो वो भी तुम्हारा फ्लोट वाला एब्सोल्यूट कॉल होगा एंड तुमको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। इसको हम आउटपुट लेके देखते हैं। ओके,
हाँ तो आ गया। तो टू भी तुम्हारा नेगेटिव था एंड 0.9 भी तुम्हारा नेगेटिव था। वो तुमको पॉजिटिव होके मिल गया है, सो फंक्शन डिड वर्क वेल। तुमको इससे पता चल गया है, राइट? तो नेक्स्ट हम चीज देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ क्विज। बिफोर दैट एक और पॉइंट तुमको बता देती हूँ। हाँ, तो तुमने एब्सोल्यूट फंक्शन देख लिया है एज इन, राइट? तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे दिखाती हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन वही प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे मैं 20 की जगह -20 कर देती हूँ। सिंस तुमको पता है कि डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए कोई यूजर गलती से नेगेटिव नंबर डाल भी दे, सो यू हैव टेकन केयर ऑफ इट ऑलरेडी, क्योंकि तुम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कैलकुलेट करके वॉल्यूम दोगे। एंड ये फंक्शन इन फंक्शन कॉल है। यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन इन अ फंक्शन ऑफ बॉक्स हैज बीन कॉल्ड। लेट्स सी इट। राइट, सेम आउटपुट प्रिंट हो गया, एंड ऑफ कोर्स होना भी था बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांटेड। ठीक है, सो देर इज अ शॉर्ट क्विज। ओके, कोई आंसर अगर करना चाहता है तो कर देना। अ फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, कोई आंसर नहीं है एज एक्सपेक्टेड। तो कोई नहीं, तो इसका आंसर इज ट्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि आप आपके ऊपर कोई भी रूल नहीं है। जितनी बार भी आपको ओवरलोड करना है, यू कैन डू इट, राइट? Next is two functions can only be overloaded if their arguments are similar, but the return type is same. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने तुमको बताया, ओवरलोडिंग में तुम्हारी एक ही कंडीशन है कि तुम जो पैरामीटर ले रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि कंपाइलर को पता तो चले ना कि कौन सा फंक्शन पिकअप करना है जब ये लाइन रन हो। यहाँ पे देखो तुम। हाँ, तो यहाँ पे कंपाइलर को तुमने बताया है कि तुमको कौन सा एब्सोल्यूट फंक्शन रन करना है। इंट के लिए तुम ये रन कर रहे हो, एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए तुम ये रन कर रहे हो, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। आई विल गिव यू इन अ चैट बॉक्स, एंड जो जो इंटरेस्टेड है दे कैन ट्राई इट। ओके, ओके, सो एनी क्वेश्चंस? No questions, ma'am, so far. ऑल राइट, गुड टू हियर। ठीक है, तो ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं था। लाइक इसमें थ्योरी में और भी आ जाता है कि आपके फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। लाइक 4 टाइप्स के होते हैं, रिटर्न समथिंग, इनपुट समथिंग। बट इसका कुछ वो नहीं है, तुम्हारे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में काम नहीं आएगा। यू जस्ट नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड गो आउट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे, इट विल बी बेटर डे बाय डे, right? So next we have scope and pointers by Nitin sir. मैम एरे हो गए क्या? क्या? एरे, हाय मुझे वो पूछना था। दोबारा बोलो। एरे हो गए क्या, मुझे वो पूछना था। एरे, सॉरी। एरे, एरे। एरे के लिए एरेज पूछ कर रहे ले। हैं। अच्छा अच्छा, हाँ एरेज, हाँ उनका भी दिखा देती हूँ मैं। वो भी पास हो जाते हैं। हम्म, चलो तुम्हारे साथ एक नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो एक एरे डिक्लेयर करते हैं। इन टाइप का ले लेते हैं बिकॉज दैट्स वेरी कॉमन।
इन टाइप का हमने एरे लिया। एरे का साइज ले लेते हैं 3 एंड इसे डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें 1 और 2 डाल देते हैं, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले नाम का ही अगेन। इसके अंदर हम एरे पास करेंगे, तो सिंपली एरे एंड ये ब्रेसेस डाल दो, ये पास हो गया। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन हम बना देते हैं। इसके अंदर तुम्हारे पास सिंस एरे का डेटा टाइप इंट है, तो मैं इंट ही ले रही हूँ। इंट एरे आया तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुमने इसे प्रिंट कर दिया। ये लूप्स तो तुम पढ़ चुके हो, राइट। यस। ओके, सो ये तुम्हारा पूरा एरे डिस्प्ले कर देना चाहिए। इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके ओके, प्रॉब्लम हो गई। क्या कह रहा है यहाँ पे? साइज ऑफ एरे and declared here. ओके, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी किधर हटा देते हैं इसे। सी 1 और 2 प्रिंट हो गया। तो तुम एरे को सिंपली ऐसे पास कर सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। ओके दी। ग्रेट। और कोई? सपना, जो आपको क्वेश्चन है कि एरे हो गया कि नहीं, वो कल हुआ था एरे। हम लोगों का परसों से सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें कल हमने एरे और लूप्स करे थे, क्योंकि लूप्स के साथ तो एरे ज़्यादा सही रहता है, और स्ट्रिंग्स वगैरह हम लोग कल करे थे, तो उसकी वीडियो भी अपलोड होगी। और आज हम लोगों का था फंक्शंस टॉपिक था, उसी के साथ हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। तो एक मैंने सोचा एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन जो बनाए। तो एक हम लोग इसमें फंक्शन हम जैसे बनाते हैं स्वैप टू वैल्यूज, इसकी ये जो फंक्शन है, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है आगे, मतलब स्वैप करने की। कोई भी हम लोग जैसे हम लोगों ने दो ये ले लिया, वैल्यू ले लिया, 5 ले लिया, या फिर a इज इक्वल टू 5 कर दिया, b इज इक्वल टू 6 कर दिया, और हम लोगों को आगे स्वैप करना है। स्वैप कहाँ हम लोग करेंगे? आगे जाके आप लोग पढ़ोगे सॉर्टिंग, सर्चिंग, इस वाले में, सर्चिंग में नहीं लेकिन सॉर्ट करने में। कि मान लो 4 7 1 2 3, तो इस वाले में हम लोग रीअरेंज जब करेंगे एलिमेंट्स को, कि हाँ जब 1 कहाँ आएगा, क्योंकि 1 को यहाँ पे पहले आना चाहिए, फिर 2 को आना चाहिए, फिर 3 को, तो इस समय हम लोग स्वैप कर रहे होंगे। तो ये फंक्शन की जरूरत तब पड़ती है स्वैप की, तो हम लोग बार बार कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मतलब मान लो हम लोग एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, वॉइड ही बनाएंगे क्योंकि हम लोगों को स्वैप करना है। अब मैंने जैसे यहाँ पे एंड मेन है,
और मुझे चाहिए कि ये दो वैल्यूज है मेरे पास, int a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6। तो मैं चाहता हूँ ये स्वैप हो जाए, ऐसा कि a और b में भेजूं और a में आ जाए 6, तो ये आपस में वैल्यू स्वैप कर लें, b में 5 आ जाए और a में 6 आ जाए। मतलब तो मैं अगर मैं यहाँ पे a भी भेज रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे int a b भेज देता हूँ, अब देखो, तो पहली बात तो स्वैप करने का तरीका क्या हो सकता है? कोई हमें बता सकता है स्वैप करने के तरीके क्या हो सकते हैं? अगर दो वैल्यूज को स्वैप करना है मुझे तो मैं कैसे करूंगा? एक थर्ड सर वेरिएबल एक मान लेंगे, सॉरी, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है पहले? देखो डिसाइड करो। सपना क्या बोल गो रही थी? अहेड सपना, गो अहेड। किसी का पता नहीं चला मुझे अभी। आदिश, आदिश आप बताओ। हाँ जी सर, मैं तो कह रहा था कि एक तीसरा वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन कर देंगे, उसको पहले हम्म, ए की वैल्यू दे देंगे, फिर ए की वैल्यू बी को दे देंगे, फिर वैसे ही उसको मतलब जो भी अपन अलग वेरिएबल लेंगे उसके इक्वेट कर देंगे। अच्छा हाँ, तीसरा वेरिएबल वाला सही है, और हम लोगों का मोस्टली यूज यही होता है। सपना ये कह रही थी आपकी, और कुछ कह रहे थे? यस भैया यही बोल रहे थे। तो और हाँ, एक मेथड और है कि जिसमें ए प्लस बी करके उसको ए में स्टोर करवा दे। हम्म, तो ये हम लोगों के दो मेथड्स हैं। हम लोग जब पढ़े थे तो पहला मेथड तो हम लोगों का ये था कि आप तीसरा एक एलिमेंट ही ले लो, कोई टेम्प वेरिएबल ही हम लोग ले लिए। तो हम लोगों के पास a इज इक्वल टू 5 अगर है और b इज इक्वल टू 6 है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल आती है। जो भी हम लोग आगे टॉपिक्स करेंगे, जो मैंने एक तरह से a बनाया उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, तो ये रिप्रेजेंटेशन आगे बहुत यूज आएगी, मतलब इस तरह से यूज करने के लिए। तो मैंने एक टेम्प वेरिएबल डाल दिया, क्योंकि होगा क्या कि अगर मैंने b की वैल्यू a में डाल दी पहले ही, तो ये ए की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि पहले ए को बोल दूंगा टेम्प में चले जाओ किसी तीसरे वेरिएबल में, फिर बी को ए में डाल दूंगा। अब बी को क्या बोलूंगा कि टेम्प की वेरिएबल उठा लो। तो टेम्प इज इक्वल टू ए हो जाएगा पहले, फिर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और फिर बी इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। ये हो जाएगी वैल्यू हम लोगों की। तो ये हम लोग ले सकते हैं, या फिर एक अभी दूसरा मेथड सजेस्ट करा सपना ने कि ए और बी अगर हम लोगों के पास, इसको देखना, एक्स है और वाई है वैल्यू, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मान लो मैंने x में क्या स्टोर करा, a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कर दी। तो x में a में अब क्या आ गया है, a प्लस बी, मतलब कि x प्लस वाई आ चुका है, और b में y है। तो इस तरह से मैंने a में a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं क्या करूंगा, b में a माइनस बी की वैल्यू स्टोर करूंगा, तो होगा क्या, ए एक्स प्लस वाई इसमें चले जाएगा। अब जैसे ही मैं a माइनस बी की करूंगा तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई रहेगा। तो हम लोगों को एक, हम लोग पहुंच चुके हैं कि ए की वैल्यू बी में आ चुकी है। और ए की वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं वो तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक्स माइनस एक्स अपना कट जाएगा, तो वाई इधर बचेगा और एक्स इधर बचेगा। तो एक होता है इसमें आपको वेरिएबल नहीं लेना है तो हो सकता है। तो हम लोगों के इसमें हो जाते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, जो कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस इक्वल टू बी। तीन स्टेटमेंट्स। तो ये तो मतलब स्वैप करने के लिए हम लोगों के तरीके हो गए। तो अगर मैंने मान लो बना दिया वॉइड स्वैप, इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, इसको डायरेक्ट ही बनाते हैं। अच्छा, अब प्रोग्राम कर ही रहे हैं, तो इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। मैं पहले से प्रोग्राम लिख रखा था, मैंने सोचा एक बार कर लेते हैं। इसका आउटपुट कोई बता सकता है क्या होगा? लिख दो चैट में या फिर ये कर दो। ए इज 5 है, और यहाँ पे फिर मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है, कंडीशंस लिखी है। कोई है चैट में? लेस देन 10। और किसी का आंसर, ये लेस देन 10 आउटपुट आदिश कह रहा है, और क्या हो सकता है? लेस देन 10 एंड
ठीक है, और बताओ। यही होंगे? अगर लग रहा है कि यही होगा तो यस कर दो। मतलब सिंपल सा ही है अपना, इफ एल्स मतलब क्या ही होगा। लेस देन 10 और एंड दोनों जाएंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। मैं सेव कर देता हूँ। सिर्फ एंड आया, लेस देन 10 है ही नहीं। ये मुझे क्या बोल रहा है? एड एक्सप्लिसिट ब्रेसेस टू अवॉइड डैंगलिंग एल्स। डैंगलिंग एल्स का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने एल्स इधर लिख दिया, ये मैंने इंडेंटेशन करी हुई है, मतलब मैंने पहले इधर लिखा हुआ है, तो हमें लग रहा है कि इफ के बाद वाला एल्स यहाँ पे है। लेकिन अब देखो, अगर इफ होता और इफ के अंदर जाएगा तो क्या होगा? पहले अगर ये मान लो a ग्रेटर देन 11 होता, 11 हो जाता, तो इफ के अंदर चले जाता। फिर अब ये इफ क्या करता, चेक करता, और इस इफ के बाद जो एल्स होता है, ये एल्स जो है ना अपने नियरेस्ट इफ को ढूंढेगा। तो एक तरह से ये जो है आपका पूरा कोड ये हो जाएगा कि अगर ये इफ में आएगा तभी ये दोनों स्टेटमेंट चलेगी, ये एल्स बाहर नहीं चलेगा। ऐसे ये एल्स अपने इस इफ के साथ ही चलेगा, इसको ढूंढेगा। तो पहला इसका ये इफ था, इसके साथ कुछ हुआ नहीं, तो डायरेक्ट एंड कर दिया उसने। तो अगर ये करना ही है तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक ब्रेसेस में डाल दूंगा, ये बताने के लिए कि ये वाला स्टेटमेंट मेरा बस चलना चाहिए जब इफ हो। बाकी अगर ये जो एल्स है वो बाहर ही रहेगा। तो ये अब एल्स जो होगा ना, इफ क्योंकि यहाँ तक आया और खत्म हो गया ब्रैकेट की वजह से, और एल्स जो है वो अपने पहले वाले इफ को देखेगा। तो अगर मैं अब चलाता हूँ कोड, तो मैंने 11 कर रखा है, इसको 5 कर देते हैं वापस से। अब आ जाएगा लेस देन 10 और एंड। ये मैं एक छोटा सा बता रहा था, कल इफ एल्स कर रहे थे परसों मतलब, तो उसमें अगर हम लोग एक एक लाइन के अगर मान लो बिना ब्रेसेस के अगर कोड डाल दें तो इसमें ये दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग कहाँ थे? स्वैप टू वैल्यूज पे थे ना, तो हाँ जल्दी से एक वो बना देते हैं। तो इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 था, और इस एंड को भी हटा देते हैं। एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ वॉइड स्वैप। तो टेम्प वाला करते हैं जो हम लोग टेम्प के साथ जा रहे थे। इन टेम्प इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू नहीं, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू टेम्प। अब क्या लग रहा है, इससे कुछ होगा? इसको एक बार कॉपी करके स्वैप के पहले कर लेते हैं। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? अगर मैं पहले ए और बी कराया, फिर मैंने स्वैप करा, फिर मैंने ए और बी प्रिंट करा, तो क्या आउटपुट होगा इसका? भैया पहले 5 6 उसके बाद 6 5। 5 6 उसके बाद 6 5 हमने अगर स्वैप कर दिया तो तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये दोनों बारी 5 6 कराएगा प्रिंट। ये हमने जो इतना बड़ा स्वैप का फंक्शन बनाया, तो मुनीश्वर यहाँ पे सही कह रहा है कि दोनों बार 5 6 प्रिंट होगा। यहाँ पे कोई अगर रीजन दे सकता है मुझे कि क्यों ऐसा हुआ? स्वैप मैंने कर दिया लेकिन क्यों ऐसा हुआ? कोई रीजन यहाँ दे सकता है मुझे? हाँ सेम ही वैल्यू आई, कुछ हुआ नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ा। देखो क्या मतलब, मुनीश्वर सीधा कोड ही खोल के बैठा है मुझे लग रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे वॉइड स्वैप बना दिया एक वैल्यू, और इंट a और इंट b मैंने लिया था, और यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई। ऐसे ऐसे कर दिया मैंने कि स्वैप्ड हो गई, क्या ही कोड लिखें। और मेन से मैं स्वैप को कॉल करा था। अब देखो मैं जब भी फंक्शन कॉल करता हूँ ना, तो इसमें होता क्या है? इंट a इज इक्वल टू 5 था, b इज इक्वल टू 6 था। तो मतलब कि हमारे मेन में एक a फंक्शन वैल्यू थी जो कि 5 वैल्यू थी उसकी, और b में 6 था। अब हुआ क्या, जब मैंने a और b करा तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ और वो वॉइड फंक्शन चल गया। यहाँ पे ये कॉल हुआ, यहाँ पे आएगा। अब ये क्या करेगा? इंट a और इंट b होगा। अब मैं यहाँ पे ना कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता था, इंट x और इंट y भी ले सकता था।
क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक, जैसे ही मैंने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दिए, इसने क्या करा, पहले एक x की वैल्यू बनाएगा और एक y, मतलब अगर मैंने a डाला होता, मान लो अगर मैंने यहाँ पे a और b लिया होता कि ये जो मेरा है, तो यहाँ पे मैंने इंट a b लिया होता, तो ये क्या करता है, a और b अपना बनाता है, ये फंक्शन का खुद का a भी होगा, जिसमें a इज इक्वल टू a जाएगी। तो जब यहाँ से मैंने a की वैल्यू भेजी तो इसने खुद का एक a वेरिएबल बना के उसमें a की वैल्यू डाल ली। अगर b भेजा तो उसने खुद का एक b वेरिएबल बनाया और उसमें 6 डाल दिया। तो अब ये जो a b है वो फंक्शन का अपना है। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये बना सकता था कुछ भी, कि अगर मैं x y बनाता, x और y करता, तो ये क्या बोलता, अपना x और y एक वेरिएबल बनाता जिसमें x a की वैल्यू x में चली जाती, b की वैल्यू y में चली जाती। तो एक तरह से ये ऐसा हो रहा है कि int x इज इक्वल टू a हो रहा है इधर से, और int y इज इक्वल टू b हो रहा है। तो अगर ध्यान दोगे कि तो ये तो खुद के वेरिएबल्स है, जब मैंने यहाँ पे स्वैप करा तो इन दोनों में स्वैप हो गया, ये ऐसे का ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो ये दिक्कत आई है हम लोगों की, क्योंकि यहाँ इस फंक्शन ने खुद के वेरिएबल्स बना लिए, नाम हम लोगों ने सेम रख दिया, उसने तब भी बना दिया, क्योंकि स्कोप हम लोग पढ़ेंगे उससे पता चलेगा स्कोप में क्या है। तो एक्चुअल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको, अगर इसको हम लोग को एरर रिजॉल्व करना है तो इसके लिए एक चीज होता है यहाँ पे, मतलब जो हम लोगों के फंक्शन के दो टॉपिक हैं वो है कॉल बाय रेफरेंस, ऑर्डर उल्टा होगा, और कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू से समझ आ रहा होगा कि वैल्यू मतलब इस वाले ने जैसे यहाँ पे कॉल हुआ तो सीधा वहां से वैल्यू उठा के अपने पास ले ली और उसके बाद जो भी काम करना था कर लिया और आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जो ए और बी थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। रेफरेंस में क्या होता है कि, पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। रेफरेंस में होता क्या है कि अगर हम लोग कोई एक नया वेरिएबल बना रहे हैं मान लो, और हम लोग उसमें मान लो इंट इज इक्वल टू 5 है, तो मतलब a में 5 चला गया। अब मैं क्या करूंगा, इंट एंड b इज इक्वल टू a करता हूं मैं अगर, तो इसमें दो तरह के चीज हो सकते हैं, इंट b इज इक्वल टू a, इंट एंड b इज इक्वल टू a। तो ये वाला हम लोगों को सब पता है कि इंट b इज इक्वल टू a मतलब क्या होगा, b एक वैल्यू बनेगी जिसमें a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये होगा। तो a और b दो बन गए। लेकिन ये जो है ये रेफरेंसिंग के लिए, ये रेफरेंस करता है, मतलब रेफरेंस मतलब क्या, कि इससे क्या होगा कि ये जो इंट एंड बी इज इक्वल टू ए है, ये बी इसी को पॉइंट करेगा, एक तरह से ए के साथ ही नाम बन गया कि ए का दूसरा नाम है ये, है ना। तो हम लोग किसी भी लैब में जाते हैं तो हम लोग उसको या तो केमिस्ट्री लैब हो सकते हैं या तो रूम नंबर कुछ बोल सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं किसी भी रूम के, या फिर कुछ भी करने हुए सेक्शन ए, या फिर उसके हिसाब से कुछ भी बोल दिया रूम नंबर 4। तो इस तरह से दो ही नाम एक ही वेरिएबल के लिए। तो ये रेफरेंस वाला चीज यहाँ पे ये पता चलता है हम लोगों को। तो हमने क्या करा, इंट एंड b इज इक्वल टू ए करेंगे तो क्या होगा, a और b दोनों एक ही चीज को वो करेंगे। तो अगर ये देखो, अगर मैंने स्वैप को भी इसमें ऐसे ही रखते हैं और हटा ही देते हैं, क्या करते हैं, इंट c इज इक्वल टू, अगर मैंने कर दिया a कर दूं अगर, और इंट एंड d इज इक्वल टू a कर दूं, तो सी आउट c और d करने से क्या होगा, तो इसको 1 कर देता हूं। अभी क्या हुआ, दोनों ने 1 दिया, मतलब मैंने c करा, c क्यों दिया, क्योंकि c तो a को वैसे भी, या c में a की वैल्यू है, और एंड d क्या करा, उसमें a वैल्यू वैसे इसने तब भी 1 प्रिंट करा दी। फर्क कहाँ पे पता चलेगा, कि अब मैं अगर इसमें क्या कर दूं कि c इज इक्वल टू 5 कर दूं और d इज इक्वल टू 5 कर दूं, तो क्या होगा, अगर मैं अब सी आउट a, सी आउट c, सी आउट d करता हूं ना, और इस सी आउट यहाँ पे ना एक बार फिर से कर देता हूँ, सी आउट a, सी आउट c और सी आउट d।
पे कुछ गलती तो नहीं हो रही? ठीक है, तो अब देखो एक यहाँ पे ये लगा देते हैं, नहीं तो तो हुआ क्या, पहले मैंने ए को 1 लिया तो ए 1 हो गया, तो सी में ए की वैल्यू चली गई। मैंने बताया डी रेफरेंस कैसे हुआ, तो डी एक तरह से ए वाले नाम को ही कर रहा है, तो यहाँ पे ए हम लोगों का जो था उसमें 1 वैल्यू है। मैंने जब इंट सी इज इक्वल टू ए करा तो सी में भी वही वैल्यू आ गई जिसमें जो 1 में थी। जब एंड डी इज इक्वल टू ए करा, एंड डी इज इक्वल टू ए, तो डी का भी नाम वही हो गया। अब जब मैंने सी और डी को प्रिंट कराया तो अभी 1 1 वैल्यू आ गई। जब मैंने c इज इक्वल टू 5 करा तो उसके बाद क्या होगा, a की वैल्यू 1 थी तो 1 ही रहेगी क्योंकि 1 तो थी। c की वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि मैंने c की वैल्यू 5 कर दी थी। d की वैल्यू भी अभी 1 ही है, तो यहाँ पे ये अभी भी 1 को प्रिंट कर रहा है। अब मैं जैसे ही d की वैल्यू 5 कर दूंगा तो अब देखो जैसे ही मैंने a प्रिंट करा था ना, a भी 5 प्रिंट आ रहा है। तो अगर मैंने d की वैल्यू को 5 कर दिया तो एक तरह से a भी तो वही कर रहा था, तो a पॉइंट कर रहा था, a की वैल्यू भी 5 हो गई। अब यहाँ पे d प्रिंट हुआ तो d तो 5 था ही, मैंने करा ही था, a भी 5 हो गया और c तो 5 था ही। अब इसका कहने का क्या मतलब था मेरा, इसको हम लोग यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने अगर फंक्शन बनाऊंगा void swap, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूं int and a, int and b, और यहाँ पे स्वैप कर दिया मैंने, और मेन में एक चीज कर देता हूं कि ए बी जो भी लिख के, इसको मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। तो इंट ए इज इक्वल टू ये है, और एक स्वैप फंक्शन बना देंगे और सी आउट कर देंगे। हैंडल कर दिया हमने, और इसको एक बार और लगा देता हूँ। इस स्वैप को एक बार हटा देते हैं, ठीक है ना, स्वैप को दूसरी बार बनाएंगे। तो एक बात बताओ कि ये स्वैप पे एरर क्यों नहीं आया, मतलब स्वैप मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे अभी कहीं भी, मैंने स्वैप डायरेक्ट लगा दिया है लेकिन अभी भी एरर नहीं आ रहा। वो बताओ क्यों नहीं आ रहा होगा, किसी को अगर पता है तो। क्या था, a इज इक्वल टू बी था और b इज इक्वल टू 10 था। तो अब इसमें होगा क्या, अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ। अब आ गया, देखो मैंने क्या करा, 1 और a और b को करा तो a और b 1 और 6 प्रिंट हो गए। स्वैप करा मैंने तो 6 और 1 प्रिंट हो गए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ से स्वैप करा तो हम लोगों के मेन फंक्शन में a और b थे। जब मैंने स्वैप वैल्यू कॉल करा तो यहाँ पे इंट एंड a इज इक्वल टू a जो यहाँ पे था, यहाँ पे मैं a कुछ भी लिख सकता हूँ, ये उसका खुद का वेरिएबल है। तो उसने क्या करा, एक तरह से ये वैल्यू a जो है इसी को एक्सेस कर रहा है। अब नाम तो सेम ही लग रहा है कि a और a है, भले ही इसका वो अलग हो, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये वैल्यू ये है, इसने खुद से अलग से कुछ नहीं बनाया, ये इसी का नाम पे अब आ जा रहा है। तो जो भी हम लोग इसमें करेंगे अब स्वैप, वो इसी में रहेगा 6 और 1। इसीलिए अब जब मैंने यहाँ पे करा तो 6 और 1 प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये मेरा था, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस स्वैप को करने से यहाँ क्यों नहीं आया ये, अगर मैं इसको अभी करूं तो क्या बताओ आएगा, कुछ एरर आएगा कि स्वैप हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। सिर्फ स्वैप लिखा है, आ गया, अभी भी ये दे रहा है। तो एक चीज हम लोगों ने करा था, हम लोग पूरे साल निकाल दिए थे स्वैप फंक्शंस बनाने में। हम लोग प्रोग्राम करते थे, स्वैप बनाते थे, ये करते थे। फिर हम लोगों को एक दिन पता चला कि हम जब ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी यूज करते हैं तो वो अपने एसटीडी में जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसको भी ले आता है। तो स्वैप जो एक तरह से स्टैंडर्ड फंक्शन C++ का इनबिल्ट है, तो वो खुद मुझे स्वैप करके दे दे रहा है, मुझे हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये यूजिंग नेम से एसटीडी मतलब अभी तो वो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा यूजफुल है, लेकिन कभी कभी यूजफुल नहीं होता, क्योंकि देखो हम लोग नहीं चाहते थे, अगर हम लोग कोई और फंक्शन बनाता होता तब भी आ जाता वो। तो ये एक तरह से इसका इनबिल्ट फंक्शन है जो कि यूज हो रहा है, इसलिए मुझे कोई एरर नहीं दिया, इसने खुद का यूज कर लिया।
जब मैं बनाऊंगा तो अगर देखो अगर मैं ये बनाया होता तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा चल रहा है कि C++ के खुद का फंक्शन चल रहा है। तो हेलो एक बार प्रिंट होगा, तो जैसे ही मैंने वो ए भी प्रिंट कराया फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर 61, तो हेलो मतलब कि यहाँ पे ये पूरा काम हुआ और हेलो हो गया। तो जब तक हमारा फंक्शन है वो हमारे वाले को देखेगा और उसको कुछ नहीं मिला तो उसने स्टैंडर्ड वाले से देखा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। आज आगे क्या था, स्कोप की बात एक बार जल्दी से कर लेते हैं कि स्कोप क्या होता है। तो कोई भी हम लोग फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, तो हमने अभी देखा था कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया वहां पे वॉइड में फंक्शन में, तो वहां पे एक ए और बी बने, मतलब वहां पे इंट ए बी इज इक्वल टू हुआ, स्वैप हुआ, और फिर फंक्शन वापस आ गया और वापस से इसके ए और बी में से चलने लगा। अब ये जो ए और बी था ये बना, फंक्शन चला, बना, काम हुआ इसका, और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ इसका भी काम खत्म हो गया। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने अगर कोई भी फंक्शन बना दूं, void इज इक्वल void fun कर देता हूँ और इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो int x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, cout x, और यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे int x इज इक्वल टू 25 cout x और फन कॉल कर देते हैं। मतलब इससे ज्यादा कुछ हम लोगों को पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी हम लोग उतना देखे नहीं है। मेन है कि ये हमने जैसे ही इसको x को 25 यहाँ पे बनाया तो ये दोनों x यहाँ पे बने पड़े हैं, लेकिन पहले हुआ क्या, x बना, x इज इक्वल टू 5 हुआ, मैंने प्रिंट कर दिया, फिर फंक्शन चलेगा तो फंक्शन के अंदर इतना यहाँ पे x बना और फिर सी आउट हुआ, फिर वापस आ गया, तो x वहीं बन के खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए। तो इसको हम लोग स्कोप कहते हैं। स्कोप मतलब कि स्कोप्स का मतलब हम लोगों को इंग्लिश वर्ड पता है कि कहाँ तक उसका स्कोप है, इस तरह से बोलते हैं लोग, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं आगे। तो यही होता है कि जैसे ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं तो स्कोप नहीं आगे, तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक बना दूं और x इज इक्वल टू 25 कर दूं तो क्या ये मुझे एरर देगा? नहीं दिया। और सी आउट इज इक्वल टू x। बताओ इसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर जो है, कोई ट्राई करना चाहेगा कि इसमें आंसर क्या आएगा? स्पेस देके 3 बार x प्रिंट होगा, लेकिन क्या? कोई भी बोल सकते हैं। 5 और 5 और क्या? 5 then 25 then 5. अच्छा, तो यहाँ पे हुआ क्या, इसने प्रिंट करा 5, 25 और 5। यहाँ पे इसने दिक्कत नहीं दी। अगर मैं इसी को ना मैं ये हटा देता हूँ, एकदम से ये चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, क्या करेगा? या फिर करेगा नहीं करेगा? एरर दे दिया, बोला रीडेफिनेशन ऑफ एक्स। तो ये इसको यहाँ पे अब हो गया कि ये तो मैंने पहले डिफाइन कर दिया, क्यों दोबारा डिफाइन कर रहे हो? ये मैंने जैसे ही करली ब्रेस लगा दिए तो एक तरह से इसका अपना घर हो गया एक दूसरा, जहाँ पे ये अब इसके अंदर चला गया। देख लो यहाँ पे भी करली ब्रेस है, तो इंट मेन में यहाँ पे गए थे अंदर, फिर इसके यहाँ पे अंदर चले गए। तो ये स्कोप होता है कि ये ब्लॉक होते हैं, जब भी करली ब्रेस से होता है तो ये एक अपना खुद का ब्लॉक हो जाता है। अभी हम लोग इफ में पढ़े थे कि जब इफ में हम लोग करली ब्रेस बनाएंगे तो उसका अपना एक अंदर हो जाएगा, तो इसलिए एल्स बाहर वाला से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे भी स्कोप में यहाँ इतना हुआ। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे इंट ए बना देता 10 और यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं सी आउट ए करूंगा तो होगा क्या फिर? 5 होगा प्रिंट कि 10 होगा प्रिंट? एक क्विक आंसर दे दो। 5 होगा प्रिंट। तो 5 क्यों होगा प्रिंट? लोकल वेरिएबल यूज होगा पहले। भैया Local declaration dominates over global declaration. हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही उसने मैंने बोला ए प्रिंट करो, तो ये सबसे पहले अपने लोकल में ही देखेगा, इसको बाहर नहीं जाना कहीं देखने की हाँ और कुछ प्रिंट है कि नहीं, ये अपने सबसे लोकल वेरिएबल में करेगा। अब एक और चीज कर देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे एक और ब्रेस बना के वहां पे इंट ए इज इक्वल टू
30 डाल दिया और फिर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये अपने उसको ही भूल जाएगा। अब ये सीधा 30 प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे देख लो, अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होता है, 10 को प्रिंट करा। ये हम लोगों का ग्लोबल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए ऑपरेटर होता है कि हम लोग अगर इसको लगा के हम लोग प्रिंट कर देंगे तो जो अपना जो ग्लोबल वैल्यू है इसको ये ले लेगा साथ में, ग्लोबल और इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट इसको प्रिंट कराया, 5 एक बार भी नहीं बीच में आया। तो ये स्कोप का मेरा था थोड़ा बहुत, और 525 हाँ सही है। और इसके आगे तो हम लोगों का मेन पॉइंटर शुरू है। तो पॉइंटर से एक अपना टॉपिक है जो कि छोटा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में। तो पॉइंटर सब पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मल अभी तक इंट ए इज इक्वल टू 5 करते हुए आ रहे हैं, बी इज इक्वल टू कुछ करते हुए आ रहे हैं, और हम वो क्या रहा है वो हमने देख लिया कि ए बनता है 5, उसमें चले जाता है। तो पॉइंटर क्या है देखते हैं। अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। तो बाकी अभी तक जो भी वेरिएबल्स थे वो वैल्यूज होल्ड कर रहे थे, चाहे वो 5 हो गया, चाहे वो 6.5 हो गया, चाहे वो ए हो गया कैरेक्टर। तो ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कैर है। तो हम लोगों का पॉइंटर्स के बारे में दो चीज़ है कि वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर्स। तो यूज बहुत आएगा, अभी आगे चलेंगे तो बहुत ही यूज आएगा, मतलब इसके बाद ही काम होता है। इतना होता है कि अगर मैं पॉइंटर बना रहा था अभी, पॉइंटर की डिक्लेरेशन पे बात करते हैं वो, तो ये फीचर बहुत यूजफुल होता है जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू। प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करेगा ये हम लोग, ये भी दोनों चीजें इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान रखने वाली बात है। तो पॉइंटर्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो एक टॉपिक पे हम लोग आते हैं, एड्रेसेस। अब हम लोग जब तक हम लोग ये नॉर्मल काम करते हैं इंट मेन, तो वहां पे हम लोग ए बनाते हैं 5 डाल देते हैं, बी बनाते हैं 6 डाल देते हैं, कुछ भी काम कर रहे थे। हम लोगों का ये मतलब नहीं होता है कि एक्चुअली मेमोरी में हो क्या रहा है, कि वहां पे क्या हो रहा है मेमोरी में, ब्लॉक ये 5 कहाँ जा रहा है, कहाँ रखा रहा है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं होता। तो एक्चुअली क्या होता है, इंट का साइज क्या होता है, इंट कितना बाइट्स स्टोर करता है बताओ भाई। 4 बाइट। 4 बाइट, राइट। तो 32 बिट्स, हम्म 32 बिट्स बोल रहे थे हाँ। हाँ 32 बिट्स डिवाइडेड बाई 8 बिट्स आपका 4 बाइट्स। तो ये इतना स्टोर करता है इंट आपका साइज में। हम लोग जब पढ़ते थे 2 से हम लोग शुरू करे थे, तो वो तो अब शॉर्ट इंट में आ गया। तो इतना ब्लॉक ऑफ मेमोरी करता है। अब जो मेमोरी है हम लोगों की, वहां पे ये जब वैल्यूज जाती है ना, तो यहाँ पे अब जैसे ए है, तो हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। तो मान लो इसका एड्रेस हो गया 10001, तो उसका एक एड्रेस होगा अपना, नाम तो हो गई, जहां पे ये स्टोर हो रहा होगा। हर किसी का एक अपना एड्रेस होगा। बी का मान लो एड्रेस होगा 2000 कुछ होगा, किसी के पास 3 एड्रेस होगा। तो ये होगा। मेन बात है कि जब भी हम लोग ये स्टोर करेंगे, अब ये जो 1001 है ये इसका पहला एड्रेस है। तो एक तरह से जब हम लोग देखते हैं, जैसे ये 4 बाइट्स ले रहा है, जो एड्रेसेस हम लोगों के डिवाइडेड होते हैं ना वो 1 1 बाइट में होते हैं। तो अगर कोई भी हम लोग इंट ले रहे हैं ना, तो वो 1001 से लेके 1005 तक एक तरह से मतलब 4 वो ले रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं, एक तरह से उसने 4 ब्लॉक ले लिया, 4 बाइट्स। तो इसका एड्रेस 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा एक नंबर के लिए ले लेता है। एड्रेस हम लोगों के लिए इस तरह होते हैं। तो एड्रेस का हम लोगों को बस ये बताना है कि हम लोगों की जितनी भी वैल्यू स्टोर हो रही है किसी एड्रेस पे हो रही है। तो पॉइंटर में हम लोग क्या ही पढ़ रहे हैं, पॉइंटर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। तो हमने इंट ए इज इक्वल टू 5 बनाया, इसका ये एड्रेस है मान लो। तो हमने पॉइंटर जब बनाएंगे ना, अब वो पॉइंटर जो होगा इसका एड्रेस स्टोर करेगा, उसके पास इसका एड्रेस रहेगा एक तरह से कि ये कहाँ पे मतलब लोकेटेड है अपना वेरिएबल। तो ये पॉइंटर का हम लोगों का काम होता है। किस तरह से होगा, क्या काम होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हम लोग आगे करते हैं। एक चीज हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि मेमोरी स्ट्रक्चर हम लोगों का, मेमोरी स्ट्रक्चर किस चीज का,
जब भी हमने कोई सी प्रोग्राम बनाया तो उसकी मेमोरी से ही सब कुछ खेल हो रहा है, मेमोरी में सब कुछ स्टोर होना है, हर कोई काम होता है मेमोरी में आता है। तो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, तो मेमोरी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, अलग अलग हो सकता है कहीं, मतलब जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे देखोगे तो थोड़ा इस तरह से बड़े अच्छे से दिखा रहा होगा कि कितना क्या है वो मैं अभी लिखता हूँ। तो मेमोरी में क्या होगा कि एक तरफ हम लोगों का ना पूरा कोड लिखा होता है, जो भी हम लोगों का कोड है उसको एक तरफ सब स्टोर हो जाते हैं, जितने इंस्ट्रक्शंस हो गए, जितने चीजें वो यहाँ से होती हैं कि सबको एग्जीक्यूट करने के लिए। एक जगह होती है स्टैटिक वेरिएबल्स की, मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स की। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैंने जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स करूंगा, जैसे मान लो इंट a इज इक्वल टू 5 करा, मैंने उसके बाद इंट मेन शुरू करा, तो हम लोगों को ये तो पता ही है कि अब ये जो a है ये हमेशा कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इधर यूज कर लो, सी आउट ए यहाँ कर लेंगे, किसी फंक्शन में सी आउट ए कर लेंगे, जब तक उसका अपना लोकल वेरिएबल ए नहीं है तब तक ए यहाँ ये हर जगह चलेगा। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमेशा एक्टिव रहेगा। तो एक जगह होती है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जहाँ पे ये सारे पहले ही डिफाइन हो जाते हैं शुरू होने से, और ये तब तक रहते हैं जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जगह होती है। एक होता है स्टैक। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग जो मेन हम लोगों के जितने भी काम्स होते हैं, वेरिएबल्स जो भी हम लोगों के हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शंस हम लोग कॉल करते हैं, वो स्टैक में जाते हैं। स्टैक तो हम लोगों को पता है कि स्टैक किस तरह चीज काम करता है। तो स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर स्टैक करते जाना। तो हम लोग जब भी स्टैक कर रहे हैं इस तरह स्टैक कर दिया, हटाना है तो ऊपर से हटाएंगे, क्योंकि नीचे से हटाएंगे तो पूरा गिर जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल नहीं कोई था, ऊपर हम लोग रखते जा रहे हैं और ऊपर से हटा रहे हैं। तो इस तरह ही होता है। मान लो अगर मेरा यहाँ पे कोई फंक्शन था कि ये फंक्शन है और इसमें इतने वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करे, ये मेन था और यहाँ पे मैंने एक्स वाई डिक्लेयर करा था, फिर फंक्शन कॉल करा था। तो स्टैक में एक तरह से क्या हो रहा है, एक्स वाई अपना आ गया, फंक्शन को मैंने कॉल करूंगा, फिर फंक्शन के ऊपर आगे ए और बी अपना आएंगे, फिर जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा तो ए और बी हट जाएंगे यहाँ से, फिर फंक्शन खत्म हो गया, फिर वापस हम लोग इतने यहीं पे आ जाएंगे मेन पे। तो ये स्टैक का काम होता है, इसमें और पढ़ने वाली जरूरत है। लेकिन स्टैक में क्या होता है, एक तरह से चीजें मोस्ट रिसेंट अभी आ रही हैं, उसके बाद जैसे ही काम खत्म हो जा रहा है निकल जा रहा है। पॉइंटर में हम लोग इस वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं, हीप की बात कर रहे हैं। हीप भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे हीप एक अलग है। हीप एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों को पता ही है हीप क्या होता है, ऐसे ऐसे चीजें रखी रहती है, तो वही डाटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हीप क्या होता है, एक फ्री मेमोरी होती है। देखो ये जितनी मेमोरी थी ये सारी वैसी ही थी, मतलब पहले से, यहाँ पहले से हो गया, ये प्रोग्राम यूज कर रहा है। ये होती है फ्री मेमोरी जो हम लोग प्रोग्राम के चलते में ही यूज कर सकते हैं, मतलब कि रनिंग टाइम पे जैसे ही प्रोग्राम रन कर रहा है तब हम कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को समझ नहीं आया कि फ्री मेमोरी हम लोग चलते टाइम क्यों यूज कर सकते हैं, कैसा कैसा मतलब अगर मैंने यहाँ पे मान लो अगर इंट एरे, एरे में अगर मैंने 10 एलिमेंट्स की एरे ले ली थी और वो प्रोग्राम चल रहा है, तो वो 10 एलिमेंट्स जो हैं वो 10 के 10 ही रहेंगे, वो एरे बढ़ ही नहीं सकती। तो हमने यूजर्स को बोला कि यूजर इनपुट करो कितने चाहिए नंबर तुम्हें, या फिर कितने लोगों का डाटा ऐड करना है। तो वो बोलेगा हमें नहीं पता, मतलब कैसे पता रहेगा, कोई भी आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं, हो सकता है लोग ही ना आए, तो कितने लोगों का हम लोग ऐड करें। तो हम लोग बोलेंगे चलो फिर मान लेते हैं 500 तो आ ही जाएंगे, मैक्सिमम तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज को इतना ज़्यादा लेना पड़ रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो हम लोगों का प्रोग्राम में ये एक दिक्कत हो जाती है कि जैसे ही मैंने एक लिया तो मुझे पहले से बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि हम लोग एक इंट एन भी ले सकते हैं और इनपुट करा सकते हैं कि बता दो कितना चाहिए, और फिर एक एरे बना लेंगे। वो तो वेरिएबल साइज एरे हो जाएगी। कुछ लोगों को ये डाउट आएगा, यहाँ पे भी तो एक ही चीज़ आई कि हमने पूछा कि कितने चाहिए, नहीं पता होगा तो कैसे होगा। तो वो एक तरह से हम लोग फिर से डाल देंगे, 500 ही डाल देते हैं मैक्सिमम, और फिर अगर उससे ज़्यादा बढ़े तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि फ्री मेमोरी जो होती है हम लोगों की स्टोर होता है, यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं एरे साइज, मतलब कि इस मेमोरी को एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का मेमोरी स्ट्रक्चर था, हम लोग इस वाले पार्ट में खेलते हैं। पॉइंटर हम लोगों का अभी जो पॉइंटर का बेसिक है वो पहले पढ़ेंगे, और लास्ट में एक पढ़ लेंगे कि इस मेमोरी को यूज कैसे करना है और कहाँ यूज होगा। बेसिकली जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया वो मुझे इस स्लाइड में बताना था।
तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक से पता चल रहा है कुछ भी स्टैटिक है, हम लोग काइनेटिक अभी भी वहां तक ही पढ़े थे बस, फ्रिक्शन तक। ये हम लोगों का स्टैटिक यहाँ पे आया कि जो भी हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो हो गया, इंट ए पड़ा हुआ है जब तक फंक्शन चल रहा है, एरे है 10 का, चल रहा है जब तक वो 10 ही है, वो अब बढ़ नहीं सकता। डायनेमिक क्या होता है, फंक्शन चल रहा है अभी कंपाइलर में, कोड मैंने रन पे कर दिया है, जैसे मुझे चाहिए मैंने वैसे ही बोला, मुझे तभी मेमोरी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा मेमोरी की मुझे जरूरत नहीं है। ये अपना डायनेमिक हम लोगों का मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, किसका, पॉइंटर का। तो कोई भी हम लोगों को पॉइंटर बनाना है तो टाइप एंड var नेम, याद है हम लोग नॉर्मल चीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइप वेरिएबल नेम, फर्क एक स्टार का है बस। तो इंट ए हम लोग बनाए तो क्या हुआ, एक ए बना जो कि अब कोई भी इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। अगर मैं इंट स्टार ए बना दूंगा तो अब एक ए करके पॉइंटर का बनेगा जो किसी इंटीजर का मेमोरी ले सकता है, एड्रेस। तो पॉइंटर बन गया, इस वाले मैंने जैसे ही डिक्लेयर करा इसको एक किसी नाम से, तो मैंने क्या करा, टाइप पॉइंटर का, देखो पॉइंट एक तरह स्टार जैसा ही मान सकते हैं इसको, और वेरिएबल नेम। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ए नाम का एक पॉइंटर बना जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी भी इंट वाले टाइप का। तो इस तरह से हम लोगों का प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने यहाँ पे मान लो अगर मैंने इंट स्टार ए बना दिया और यहाँ पे कोई बी कोई वो है जहाँ पे ए लिखा हुआ है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि अब मैं इसमें एड्रेस इसका स्टोर करा सकता हूँ, क्योंकि ये पहले से ही इसको पता है कि हाँ मेरे पास इंट पॉइंटर ए है, तो मेरे पास इंट टाइप का ही एड्रेस होना चाहिए, कैर का नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे एक करते हैं, मान लो मैंने कैर ए बना दिया इज इक्वल टू एन, और इंट बी बनाऊंगा, तुम पहले हट जाओ। हाँ, इंट बी मैंने बनाया और उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मैंने ये एंड ए बताया, बताने से पहले वो बता देता हूँ, फिर हमने ये तो देखा ही नहीं। बेसिक से सपना बताओ, ये इसमें कुछ और भी बताना है बेसिक में, कि मतलब इससे पहले कुछ अगर डाउट है तो। नो भैया, समझ आ गया। सही है फिर तो हम लोग यहाँ पे अभी तो बोल रहे थे कि इसका एड्रेस चाहिए, हमने ये नहीं बताया कि एड्रेस कैसे चाहिए हम लोगों को। कि हमने एक पॉइंटर बना लिया इंट एंड ए, तो हुआ क्या, अब एक ए पॉइंटर है जो कि एड्रेस का वेट कर रहा है इंट टाइप की वैल्यू का। तो हमारे पास कोई देखो इंट आई इज इक्वल टू 10 है, तो मतलब कि एक आई है 10 है, और हम लोग अब आई नहीं बनाएंगे, हम लोग इसके साथ साथ मान लेंगे एक एड्रेस भी है इसके पास, मान लो 105 है। अब हमने एक एंड पीटीआर बनाया, तो इस ए को चेंज कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो मान लो स्टैटिक है, इसको चेंज क्या करें, तो इंट एंड पीटीआर है, तो ये पीटीआर हमने पॉइंटर बना दिया, पीटीआर इज इक्वल टू एंड आई। ये एंड अभी एम्परसैंड हमने पीछे भी देखा था रेफरेंस का, जब हम लोग पॉइंटर के इसमें बात कर रहे हैं, पीटीआर इज इक्वल टू एंड आई, तो हो क्या रहा है कि एंड आई से वो आई का एड्रेस वो कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इज इक्वल टू आई कर देते तो वो वैल्यू में चले जाता, एंड आई करने से क्या हुआ, वो उसका एड्रेस पे चला गया कि उसका एड्रेस क्या है। तो अब पीटीआर में आई का एड्रेस स्टोर हो रहा है, तो पीटीआर में 105 स्टोर हो गया। तो ये मैं बता रहा था कि इंट एंड पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसैंड आई, तो आई का एड्रेस किसमें, पॉइंटर में जो कि इन टाइप का है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, कैर ए मैंने बनाया था जिसमें एन स्टोर है, तो कैर ए मैंने बनाया था जिसमें एन स्टोर है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक इंट पॉइंटर में डाल रहा हूं। दिक्कत हो जाएगी इसको यहीं पे, यहीं मुझे बोल दिया वैल्यू ऑफ टाइप कैर पॉइंटर। कैर पॉइंटर क्या मतलब, क्योंकि ये कैर का एड्रेस दे रहा था, तो कैन नॉट बी यूज टू इनिशियलाइज एन एंटिटी ऑफ टाइप एंड पॉइंटर। तो इसने मना ही कर दिया, मुझे लग रहा है पहले पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ये सीधा सीधा मना कर देता। मैंने इसको फ्लोट ही ले लूं, मान लो 23.3234, अभी भी इसको दिक्कत है, फ्लोट को
इंट में नहीं कर सकते, चलाऊंगा एरर दे देगा, कैन नॉट इनिशियलाइज अ वेरिएबल। तो मैं इंट ले लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सी आउट ये, तो अब सी आउट कर देंगे ए और बी, है ना। तो देखो क्या क्या आएगा सी आउट में। जब मैंने ए सी आउट करा तो मैंने ए सी आउट करा तो 234 आया, जो कि हाँ मेरी वैल्यू है। मैंने बी सी आउट करा तो ये एकदम कुछ ही अलग वैल्यू आ गई। 0x है, 0x जब भी दिखे तो समझ जाना हेक्स वैल्यू बात कर रहे हैं। एड्रेसेस हैं हेक्साडेसिमल में स्टोर होंगे, तो ये 0x हम लोगों का इस तरह से है। तो मैंने करा ए और बी प्रिंट कर दिया। ए और बी प्रिंट करने का मतलब क्या हुआ, डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, मतलब अगर चैट में लिखना होगा तो फिर मैं देखूंगा तभी पढ़ पाऊंगा, बीच में पूछ लेना। भैया तो जीरो ए क्या, जीरो है, वो जो लास्ट में 20% बी 0x, वो समझ में नहीं आया। ये वाला ना, यस। हाँ इसी के लिए मैं भी वहां गया हूँ कि इसको बताता हूँ मैं क्या हुआ यहाँ पे। तो ए में वैल्यू थी मेरी 5 और बी में वैल्यू थी मेरी, मैंने यहाँ पे इसको मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं सीधा यही करता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे। मैंने करा था int i इज इक्वल टू 10 int and ptr, तो int i इज इक्वल टू 10 int and ptr इज इक्वल टू int i। तो ये मैं देखो, अब मैं यहाँ पे मैंने int and ptr करा तो हुआ क्या कि मैंने बस इसको डिक्लेयर करा मैं, और उसके बाद मैंने ptr इज इक्वल टू, अब मैं जब भी ptr यूज करूंगा ना तब हमेशा स्टार नहीं यूज करूंगा इसके साथ, फिर मैं सीधा नाम से बता सकता हूँ। क्योंकि अब इसके बाद अगर मैं स्टार यूज करूंगा डिक्लेयर करने के बाद, ये अलग ही स्टोरी हो जाती है। ये तो मतलब सी प्लस प्लस का क्या ही बताएं। तो मैं इस स्टार को जब डिक्लेरेशन के समय यूज कर रहा हूँ तब हम सी प्लस प्लस को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है। अब इस पॉइंटर को मैं नॉर्मल यूज कर सकता हूँ, ये हमेशा इसको पता रहेगा कि हाँ पीटीआर तो अपना यही है जो एड्रेस स्टोर करता है। तो मैंने क्या करा, पीटीआर में एड्रेस डाल दिया था एंड एम्परसेंड आई का, एम्परसेंड आई से क्या हो रहा है, आई का एड्रेस जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसको डिक्लेरेशन के समय ही बोल सकता हूँ कि इंट एंड पीटीआर इज इक्वल टू एंड आई। पीटीआर बनाओ, पॉइंटर बनाओ, इंट टाइप आनी चाहिए उसमें, और आई का एड्रेस उसमें डाल दो। तो सेम मैंने यहाँ पे यही करा कि मैंने यहाँ पे आई और पीटीआर को अगर इनपुट कराऊंगा इस तरह, तो यहाँ पे एक 10 वैल्यू प्रिंट हो गई आई की, और पीटीआर में ये जो प्रिंट हुआ इसकी बात हम लोग अब कर रहे थे। तो पीटीआर प्रिंट होगा तो क्या करेगा, सी आउट जब हमने पीटीआर करेंगे तो जाएगा पीटीआर में, बोलेगा पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कर दो। तो अब एक बार ध्यान से सुनो, जब भी मैं एड्रेस किसी का बोल रहा हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ 1001 105 2 3। ये एड्रेस एक्चुअल में अलग होते हैं, जो एक्चुअल में एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल उस फॉर्म में होते हैं, और किसी भी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में दिखाना है तो 0x से स्टार्ट होता है वो भी। तो कोई भी आपकी वैल्यू 0x से स्टार्ट हो रही है तो मतलब आपकी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब क्या, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 0101 होता है। डेसिमल हम लोग काम करते हैं डेसिमल में, जो कि हम लोगों का 1 2 3 4 जो भी होता है। फिर उसके बाद ऑक्टल आता है और उसके बाद हेक्साडेसिमल आता है। तो डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये 3 तरह के होते हैं जो हम लोगों के मेन इसमें काम करते हैं। मतलब मैंने तो आज तक डेसिमल में ही करा है, और बाइनरी। हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस स्टोर होते हैं, और कलर फॉर्म में भी देखोगे जब भी कलर आप उसमें करोगे और कोड आएगा तो 0x करके कुछ आता है, कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो ये हम लोगों का एड्रेस बता रहा है। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, जो पी के अंदर एड्रेस था पीटीआर के अंदर वो प्रिंट कर दिया। और ये एड्रेस किसका है, इसी आई का है। ये जो आई था इसका एड्रेस जो है ये है। मैंने बोला था ना कि अगर एम्परसेंड आई कर दूंगा तो वो उसका एड्रेस भेज देगा। तो इसके आगे ऐसा करते हैं, एम्परसेंड आई करके देख लेते हैं। सेम वैल्यू प्रिंट करा दिया, एकदम सेम है। हो क्या रहा है, मैंने पीटीआर करा, पीटीआर स्टोर कर रखा आई का एड्रेस, एम्परसेंड आई करूंगा तब भी वो इसका एड्रेस ही भेज रहा है मुझको, और एंड पीटीआर। तो अब मैंने क्या करा, इस पीटीआर एक तरह से 105 स्टोर कर रहा है, इतना क्लटर्ड बना दिया मैंने। तो पीटीआर जो है 105 स्टोर कर रहा है। ये हम लोग 105 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते हमेशा कि पीटीआर 10x134048 स्टोर कर रहा है, नहीं नहीं। हम लोग थोड़ी सिंपल भाषा में करते हैं कि मान लेते हैं एड्रेस कुछ होगा। तो 105 एड्रेस है,
105 एड्रेस किसका है, ए का है, आई का है, जो कि 10 करा हुआ है। अब देखो मैं इसकी क्या बात कर रहा था, अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए होगी ना, पीटीआर इसको क्या कर रहा है, पीटीआर इसके एड्रेस देख रहा है, तो अगर मैं इसको सी आउट एंड पीटीआर करूंगा, एंड पीटीआर करने से अब क्या होगा ना, ये जो ऑपरेटर है ये पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू ले आएगा। तो सिर्फ पीटीआर एक मेमोरी एड्रेस है, एंड स्टार पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका उसके अंदर की वैल्यू ले आएगा। तो जैसे हम लोग काम करते हैं कि हम लोग आई बनाएंगे और उसका एड्रेस लेंगे, फिर पी बनाएंगे 105 लेंगे, तो एक तरह से ये पी के पास क्या है 105 है, तो एक तरह से मैं दूसरी तरह से इसको वो कर सकता हूँ कि आई है 10 है, और एक मैंने पी बनाया जो कि आई को पॉइंट ही कर रहा है सीधा, कि उसको पता है कि ये पॉइंट पी कर रहा है, मतलब आई तो है ही यही, पी क्या कर रहा है, पी को बस पता है कि आई कहाँ पे है। तो जब भी मुझे पी की अंदर की वैल्यू चाहिए कि पी के जो वहाँ पता है जहाँ पे पी है, तो उसको अगर मुझे चाहिए उसकी वैल्यू क्या है, तो एंड पीटीआर हो जाएगा वो, एंड पीटीआर बोल रहा हूँ, स्टार पीटीआर। तो दो इसके यूज यहीं दिख गए स्टार के। जब मैंने डिक्लेरेशन के साथ बनाया तो उसको पता चला कि मेरे पास एक मैं पॉइंटर बनाया हूँ, लेकिन अब जब मैं पीटीआर को ये करूंगा, स्टार पीटीआर करूंगा, तो 10 दो बार एड्रेस प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, तो आई प्रिंट करा, पीटीआर प्रिंट करा जिसमें एड्रेस था आई का, एम्परसेंड आई प्रिंट करा जो एड्रेस है आई का, और स्टार पीटीआर अब क्या करता है कि पीटीआर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका पॉइंट वो करता है। ठीक है, मान लो अगर मैं अभी क्या करता हूँ ना कि एंड पीटीआर में लिखते ही कहाँ पहुंच गया हूँ, एंड पीटीआर में लिखते ही आई के अंदर आ चुका हूँ। तो अगर मैं एंड पीटीआर को कर दूं 5 और इसको फिर से चला दूं, तो देखो 10 प्रिंट हुआ था, ये सब देखो सही है अपने आप। अब जैसे ही मैंने पीटीआर एंड पीटीआर स्टार पीटीआर को 5 करा, तो पीटीआर जो था वो आई को प्रिंट कर रहा था, 10 था, स्टार पीटीआर मतलब उसके अंदर में चला गया था, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब आई की वैल्यू ही 5 हो गई एक तरह से। तो हुआ क्या कि पीटीआर का एड्रेस 105 था, 105 कहाँ पे, यहाँ पे आई एक स्टोर कर रखा है 10, तो स्टार पीटीआर से इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो आई की वैल्यू भी 5 ही हो गई, और एड्रेस देखो अभी वही है, एड्रेस तो वही है, सेम रहेगा, तो एड्रेस हम लोगों के सेम है, आई दोनों तरफ ये चेंज हो गया, हमने स्टार पीटीआर करा तो अपना वो चेंज हो गया आई भी। यहाँ तक किसी का डाउट तो नहीं है, थोड़ा यहाँ पे समझने वाला चीज होता है, इसके बाद तो फिर हम लोग इससे खेलना ही शुरू कर देते हैं। ये 3 चीजों का हम लोग भैया लास्ट की चीजें एक बार रिपीट करो। कहाँ से, वो एनपीटीआर में जब आप आई की वैल्यू को 5 पे प्रिंट करवा रहे थे वहां पे। हाँ तो जब मैं स्टार का बता रहा था कि इसको वैसे जब कहते हैं कि जैसे ये स्टार का यूज मैंने करा था, जब मैंने इंट में स्टार लगाया था और पॉइंटर को बनाया था, तो एक पॉइंटर वेरिएबल बना था, तो कंपाइलर को पता चल गया कि एक वेरिएबल बना है जो कि टाइप इंट का स्टोर करेगा एड्रेस। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है। फिर हमने क्या बोला कि पीटीआर जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार हटा दिया क्योंकि स्टार मैंने बस बताने के लिए करा था, अब उसमें मैंने क्या करा, एंड आई कर दिया, तो मतलब कि इसमें एम्परसेंड इसकी वैल्यू आई गई 105 क्या है, जो कि आई जहाँ पे है उसकी वैल्यू थी, आई इसका नाम है, एड्रेस इसका ये है, ये इस तरह से हो गया। आई में क्या था 10 था, तो एक तरह से पॉइंटर ये पीटीआर क्या कर रहा है, आई का एड्रेस लिया पड़ा है 105। तो देखा जाए तो एक तरह से पीटीआर जो इसको पॉइंट ही कर रहा है आई को, मतलब ये वाला जो है ये ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग एकदम से समझ जाएंगे, ये है कि धीरे धीरे आगे हम लोगों को यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग इस तरह एड्रेस स्टोर नहीं करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास बस एड्रेस है आई का। अब मैं जब भी स्टार पीटीआर करूंगा बिना डिक्लेरेशन के, अब ये स्टार पीटीआर क्या करेगा कि जिसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस इसके पास है, किसी, क्योंकि पीटीआर के पास देखो किसी ना किसी का बस एड्रेस ही है, और किसका एड्रेस है, कुछ ना कुछ कहीं पे है, मतलब कि जैसे मान लो
कोई और बी वेरिएबल है जिसके पास 5 है, और मैंने बोला पीटीआर के पास कि बी का एड्रेस रखो अपने पास, तो 120 होगा एड्रेस मान लो इसका। पीटीआर के पास बस वही है, इसका एड्रेस है, उसको ये नहीं पता कि एड्रेस के में क्या है ना। तो एक तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी के पास मेरे घर का एड्रेस है और घर में फिर कौन है उसका नाम चाहिए मुझको। तो जब मैं उसको पीटीआर में जब पॉइंट करूंगा तो मुझे घर का एड्रेस प्रिंट करा देगा कि हाँ ये चंडीगढ़ में रहता है। लेकिन जब मैं स्टार पीटीआर करूंगा तो वो उस घर के अंदर चले जाएगा कि क्या मैं आपके घर में आ जाऊं, वैसा वाला मीम मैंने सही देखा था। तो वो अब क्या करेगा कि जैसे पीटीआर के पास बी है, बी के अंदर क्या है 5 है, तो 5 अपना एक्सेस कर लेगा। तो एक तरह से मैंने जैसे ही एंड पीटीआर जो है वो मुझे, मैं सारी वैल्यू एक साथ लिख देता हूँ अब कि i इज इक्वल टू 10 है और ptr इज इक्वल टू इंट एंड ptr इज इक्वल टू %i है। तो अगर मैं i करता हूं तो i की वैल्यू 10 है, ptr की वैल्यू एड्रेस है और स्टार ptr की वैल्यू जो एड्रेस पे जो भी है उसके अंदर वो है। तो एक तरह से वही चीज i की वैल्यू जो डिनोट कर रही है तो स्टार ptr की वैल्यू भी 10 को ही डिनोट कर रही है। तो मैंने क्या करा कि जब यहाँ पे मैंने i को 10 कराया और एंड पीटीआर स्टार पीटीआर को इसको लिया, एड्रेस लिया, तो i क्या हुआ 10 दे रहा है नॉर्मल, पीटीआर क्या दिया एड्रेस दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें i का एड्रेस स्टोर कराया था। %i क्या करा, वही दे रहा है क्योंकि मैंने जो स्टोर कराया था वही चीज तो है, तो एड्रेस दे रहा है। स्टार पीटीआर क्या करा कि जो पीटीआर एड्रेस पॉइंट कर रहा था उसके अंदर जो वैल्यू थी उसने वो डाल दी, तो उसके पास फिर वापस से एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना, वो एक्सेस यहाँ पे कर रहा है इससे, इसके अंदर कुछ नहीं, अंदर तो इसकी एड्रेस है, उस एड्रेस पे क्या है स्टार से देख रहे हैं हम लोग। फिर मैंने क्या करा, स्टार पीटीआर से क्या हुआ, स्टार पीटीआर से क्या हो रहा है, अभी भी उसके अंदर हम लोग हैं, घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर जाके मैंने 5 कर दिया, तो मतलब एक तरह से चेंज कर दिया। जैसे ये पीटीआर इसके अंदर है, यहाँ 10 था, मैंने बोला इज इक्वल टू 5, तो इसमें 5 डाल दिया, तो ये 5 हो चुका है। और पीटीआर तो कहीं दूसरी जगह ही है, उसको बस एड्रेस पता है, उसने घर के अंदर आके सीधा चेक कर लिया, हैक कर लिया। और आई यहाँ पे 5 तो था ही, आई को तो मतलब बस है नाम से वो है, तो इसीलिए मैंने पीटी जैसे स्टार पीटीआर को 5 करा, अब आई भी तो वही है, आई है जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो आई 5 हो गया। एड्रेस सेम है, एड्रेस तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी एड्रेस नहीं चेंज करा है। फिर %i और स्टार पीटीआर वापस से वही चीज है जिसको मैंने करा था। क्लियर हुआ कि अभी बताओ? यस भैया क्लियर हो गया। चलो, तो ये अच्छी बात है। अगर किसी और को कुछ भी डाउट है तो इसके आगे, क्योंकि फिर स्मूथ फ्लोइंग से जैसी हो जाती है, नहीं तो अब आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है आज, नल पॉइंटर बताते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने एक इंट एंड p बनाया तो वो क्या कर रहा है, p एक है और वो मैंने देखो पॉइंटर बना के ना उसको वो कर दिया, सीधा सेमीकोलन कर दिया, तो p एक है पॉइंटर जो कि इन टाइप का वेट कर रहा है, तो एक तरह से उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बस वेट कर रहा है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग इसके साथ काम करते हैं ना, मान लो मैंने p पॉइंटर के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने p पॉइंटर बना लिया है और आगे मुझे जरूरत पड़ जाती है, जैसे आपने देखा ही होगा int a इज इक्वल टू 5 बनाते हैं, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर a की वैल्यू अगर 0 है, इफ a इज इक्वल टू 0 तो ये करो, नहीं तो ये करो, मतलब कि 0 या फिर खाली है जो भी है। तो ऐसे ही पॉइंटर का हिसाब भी होता है कि हमने जब पॉइंटर बनाया तो पॉइंटर के अंदर कुछ ना कुछ डालना जरूरी होता है, मतलब कुछ तो होना चाहिए उसके पास एड्रेस, कहीं तो पॉइंट वो कर ही रहना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इंट स्टार p बना दिया तो उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, नल पॉइंटर, मतलब अगर मुझे कुछ नहीं डालना तो मैं उसको इंट स्टार p इज इक्वल टू null, ये सीधा एक कैपिटल लेटर्स में ही कीवर्ड होता है, दिखाता हूं मैं। इंट स्टार, मैंने क्या यूज नहीं करा, a इज इक्वल टू, जैसे मैं कैपिटल में null करूंगा तो यहाँ पे एक नल पॉइंटर आ जाएगा। होगा क्या, नल का मतलब पता चल रहा है, नल का मतलब कुछ नहीं होता है,
तो एक हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि ये किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है, जीरो, क्योंकि इसकी भाषा में तो यही है ना, जब हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, जीरो स्टोर कर देंगे तो वो भी किसी ना किसी चीज का एड्रेस हो जाएगा। तो नल का मतलब क्या हो रहा है कि किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है उसके अंदर, एक तरह से जैसे किसी चीज में जीरो वैल्यू होती है, पी भी नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो किसी चीज को नहीं। अब मैं इसको ना कहीं पे जाऊं तो चेक कर सकता हूं कि इफ पी नॉट इक्वल टू नल, तो ये काम करो, p इज इक्वल टू कुछ है, तो ये मतलब कि p में कोई एड्रेस अगर नहीं है तो मैं उसको सीधा, अगर शुरुआत में मुझे मतलब बाद में कुछ डालना है तो मैं p को इनिशियलाइज करता हूँ, नल पॉइंटर से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या तो मैं सीधा ही देखो डाल दूंगा, मेरे पास कोई एड्रेस है तो मैंने सीधा करा और एंड p इज इक्वल टू एंड आई कर दिया। मेरे पास अभी नहीं है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा ना, गुड प्रैक्टिस होती है कि उसको नल पॉइंटर से तो मैं पॉइंट वो कर ही दूंगा इनिशियलाइज, कि एक तरह से मैं बता दूंगा कि अभी p जो है किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, वरना क्या होगा, पी में कोई भी गार्बेज वैल्यू रहेगी, कुछ भी कर रहा होगा, मतलब वो सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, वो कहीं भी चले जाता है, कभी कभी कुछ भी एरर आ जाता है। तो कुछ नहीं पॉइंट कर रहा तो नल पॉइंट करा दो उसको कम से कम। तो होगा क्या, ये देखो, अगर मैं इसको एंड आई लेता हूँ, अभी भी क्या हुआ, एंड आई क्या हुआ, आई इज इक्वल टू 10 है, मतलब उसी का एड्रेस रहेगा। और एक मैं बना देता हूँ बी, जिसमें मैं नल डाल देता हूँ। अब मैं सी आउट ए और बी प्रिंट करा देता हूँ, इसमें ये डाल देता हूँ, शायद पीछे से अगर कोई एंड लाइन नहीं होगी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, तो ये वाला एड्रेस तो हमें पता चल रहा है, ये सारे एड्रेस देखो सेम है, ये सारे एड्रेस क्यों सेम है, क्योंकि मैंने अभी क्या करा, अपने ए को, जो ए था उसको तो एड्रेस आई का ही डाल दिया, तो वो तो ठीक है, वो आई का एड्रेस दे रहा है। मैंने बी को क्या बोला कि नल को पॉइंट करा दो, तो अब बी क्या कर रहा है, 0 × 0, एक तरह से इसका कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि 0 तो हेक्साडेसिमल बता रहा है, तो 0 एक तरह से हमने बता दिया कि बी की में कोई एड्रेस नहीं है, 0 हो गया वो। तो ये हम लोगों का नल पॉइंटर था। इसमें एक और चीज हो जाता है कि नल पॉइंटर तो मतलब था C++11 में एक और डिक्लेयर हुआ, मतलब C++ में डाला था नल ptr करके, ये भी एक तरह से कीवर्ड है। इस कीवर्ड को देखो, मैं इसकी जगह अगर वो लिख देता हूँ तो यहाँ पे नल ptr आ जाएगा। ये C++ ने खुद ने डिफाइन करा था, नल वैल्यू तो हम लोग लिखते थे, ये C++ का खुद का है, तो हम लोग ज्यादातर आगे जब यूज करेंगे तो नल ptr करेंगे। होता क्या है कि जो कोई भी हम लोग जब इसमें नल डाल रहे थे ना, तो एक तरह से जीरो वैल्यू चली जा रही थी, जो भी जीरो होता है। तो नल ptr में क्या होता है कि वो एक तरह से बताता है कि हम लोगों के पास कोई भी जो पॉइंटर है वो वॉइड पॉइंटर है। वॉइड हमने कहीं देखा है, वॉइड का मतलब होता है कोई डाटा टाइप नहीं है। तो वॉइड पॉइंटर होकर मैं बता दूं, मतलब कि वो ये पॉइंटर जो है किसी को भी पॉइंट कर सकता है अभी। तो नल और नल ptr में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इंट एंड पी को ना नल कर दूंगा तो एक तरह से उसमें जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं हो जाएगा। और एंड पी को अगर नल ptr कर दूंगा तो उसमें एक पॉइंटर हो जाएगा जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। दोनों सेम है, फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क यहाँ पड़ता है। अभी हमने एक चीज पढ़ा था ओवरलोडिंग का, तो यहाँ पे मैं एक फन फंक्शन एक और बनाता हूँ। मैंने मान लो इंट ए बना दिया, सी आउट ए अगर मैं कर दूं, और मैं एक और वॉइड, शायद ऐसे ही था, और इंट एंड ए कर दिया, सी आउट एंड ए, इतना बड़ा लेके क्या करा। तो अगर मैं पूरा ही कटा देता हूँ, इंट एंड पी इज इक्वल टू नल रखता हूँ और फन में डाल देता हूँ पी, तो क्या हो रहा है, सी आउट, इसको 1 बोल देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कौन सा फंक्शन चल रहा है। एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ 2, ये दूसरा फंक्शन है। कमांड मैंने क्या अलग कहाँ करा हुआ है,
सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट मेरा कहाँ से आया, इंटेंट पी इज इक्वल टू मैंने नल करा, फन पी मैंने चला दिया, तो फन पी में यहाँ पे आया, इसने वन पी में डाल दिया, पी इज इक्वल टू नल। अगर इसमें मैं नल पॉइंटर डालता हूँ तो क्या करेगा वो, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन फॉल्ट। मेरे फंक्शन में फिर उस तरह से हो सकता है गलती है, किसी को अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं तो बताओ कि अगर मैंने एक पी है मैंने चलाया और मैंने फंक्शन में पी अगर डाल दिया, अगर मैंने फंक्शन में इंट ए था, मैंने इंट पॉइंटर बनाया था नल पीटीआर का, मैंने पी में डाल दिया। बेसिकली मेरा यहाँ पे दिखाना क्या था कि जब यहाँ पे नल पॉइंटर होता था तो एक तरह से वो ना उसकी तरह ट्रीट करता था। यहाँ पे मैं नल डालूंगा तो ये इसकी तरह एक तरह से जीरो ट्रीट करेगा। तो जैसे ही मैं फन पी चलाऊंगा तो उसके बाद वो पॉइंटर वाले में ना जाके इंट ए वाले में चले जाएगा, क्योंकि उसको वो जीरो ट्रीट करेगा पी को, अगर उसमें नल पॉइंटर है तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन उसका चलेगा। लेकिन ये अगर मैं इसको नल पीटीआर कर दूंगा तो अब उसको हो रहेगा कि हाँ उसको पता है कि मेरे पास क्या वैल्यू है नल पीटीआर में। शायद मैं कुछ हो सकता है गलत कर रहा हूँ, उसको एक बार फिर से हम लोग मैं बता दूंगा आके। परसेंट की गलती हो सकती है, क्या हो सकती है, मान लो मैं इसको मैं इंटेंडेड डाल दूँ या फिर इसके बाद में देखते फिर एरर जनरेटेड नहीं, उसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने एड्रेस भेज रहा हूँ किसी पॉइंटर को। तो बेसिकली मेरा नल और नल पीटीआर में कहने का ये मतलब था कि नल जो है अपना जीरो वाली वैल्यूज को अपना एक तरह से एक्सप्लिसिटली बता देता है नल पीटीआर। तो एक बार इसको खुद से भी ट्राई करके देख लेना कि गलती मेरी कहाँ पे आ रही है, एक बार मुझे बता देना कि कहाँ पे ऐसे क्या हो सकता है उसमें चेंज। तो देखते हैं जल्दी से, एक नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक, ये क्या है? तो पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब हम लोगों का एक पॉइंटर हम लोग कर लेते हैं, इंट एंड ए हमने कर लिया, तो मतलब एक तरह से अरिथमेटिक हम लोग पॉइंटर में भी ना प्लस प्लस या माइनस माइनस कर सकते हैं। मतलब उसमें से इंटीजर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग कि कोई अगर मेरा पॉइंटर है इंट एंड ए इज इक्वल टू एम्परसेंड आई, अगर मैंने कर दिया, आई की वैल्यू 10 थी, तो ए में फिर हम लोगों को पता है कि हाँ 102 एड्रेस होगा। तो अगर मैंने ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करा तो क्या लगता है क्या आएगा इसमें? अगर मैंने ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर दिया तो क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए में क्या होगा? मैं यहाँ पे बना देता हूँ 102 में कोई स्टोर है 10, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 में क्या हुआ कि हमने ए प्लस 1 कर दिया। अब हो क्या रहा है कि 102 है, तो 102 प्लस 1 जो होगा तो एकदम से ऐसे नहीं हो जाएगा कि 3 हो जाएगा, ये हम लोग का 103 एड्रेस को प्रिंट करने लगेगा। नहीं, यहाँ पे जो प्लस होता है वो एक अलग काम करेगा। वो क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट वाली मेमोरी पे चले जाएगा। मतलब देखो 102 तो 10 का ये था ना, एड्रेस था। एक तरह से 102 से लेके 102 103 104 105 ये तीनों ब्लॉक तो एंट ने खुद ही ले रखे हैं। मैंने बताया था एक ही बाइट का होता है एक एड्रेस पे और हमेशा वो पहले वाले पे रखता है, तो एक तरह से इतना ब्लॉक तो उसने खुद ही ले रखा है। तो जब मैं +1 करूंगा तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चला जाएगा। ये अभी इतना इंट के लिए था जगह, तो पॉइंटर क्या कर रहा था, इंट को पॉइंट कर रहा था जो कि 102 एड्रेस पे था, लेकिन क्योंकि उसका 4 बाइट का है तो 105 तक जा रहा है। जब मैंने +1 करा इज इक्वल टू +1 तो वो नेक्स्ट एड्रेस पे चला गया। होगा क्या, मैं दिखाता हूँ। मैंने कर दिया इंट आई इज इक्वल टू 10 और इंट एंड पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड आई आउट पीटीआर, और एक बार करते हैं पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर +1 और देखते हैं आता क्या है इसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एकदम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे एक एड्रेस आया 016 ये, और यहाँ पे एक एड्रेस आया 016 ये।
फर्क क्या है इन दोनों में, लास्ट में फर्क है, 5.8 और 5C में फर्क है। 5.8 और 5C में क्या हुआ, एक तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 58 मतलब कि एड्रेस क्या था, 0x16D37F4, 16D37F4 और 58 0x। तो हुआ क्या कि ये वैल्यू जो है, जैसे ही ये पहले एक इंट था जो इसको मतलब कि एड्रेस यहाँ पे था, जैसे मैंने पीटीआर को +1 करा तो नेक्स्ट ब्लॉक पे चला जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक कितना दूर होगा, हाँ क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये एड्रेस मतलब ये 0x16D7 हम खुद भी पता लगा सकते हैं कि एड्रेस ये होगा, या फिर ये कंप्यूटर वैल्यू बता सकता है कंपाइलर? मतलब देखो, क्योंकि आपका जो मेमोरी है ना वहाँ पे वो तो कंप्यूटर ही जा रहा है वहां तक, हम लोग तो बस बोल रहे हैं कि ये देखो हम लोगों को इंट ए बना दो हमारे लिए और ये कर दो। कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक वहाँ पे जगह पे जाके उस एड्रेस को नोट कर ले रहा है और वहाँ पे वो वैल्यू डाल दे रहा है। तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि इस एड्रेस पे ये मतलब ये एड्रेस होगा। ये हम लोगों को कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर खुद रखने की काम कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद ये, तो हम लोग एड्रेस बस जान सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या है, लेकिन अलग से पता नहीं हो सकता कि हम लोगों को क्या होगा, क्योंकि ये देख लो सिंपल सा एड्रेस तो है नहीं यहाँ पे। और कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि ये छोटा सा ब्लॉक हो रहा होगा कि इतना चीजें होंगी यहाँ पे। मेमोरी बहुत बड़ी है, मेमोरी में बहुत अलग तरीके से आता है। जितना जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तब भी, जो मैं यहाँ पे कह रहा था, समझ सकते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही इंट का होगा तो एक तरह से देखो 5.8, तो इस पूरे का 5 और 9 को अगर मैं कर लूँ 10 11 12, तो मतलब कि 8 9 11 10 11, ये चार जो है ना, अब यहाँ से यार ध्यान रखना कि 5 58 59 16 ही होगा, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल में चल रहे हैं। हेक्साडेसिमल हम लोगों को पता है जीरो के साथ वो अलग ही काम करता है, उसका चलता है ना। तो क्या रहा है 8 9 10 11, यहाँ तक तो इंट का खुद ही है 4 बाइट, ये हर एक बाइट का एड्रेस है। तो मतलब नेक्स्ट उसको यहाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट है कहाँ पे, 5C लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे C क्या है। तो कोई बता सकता है C क्या है, किसी को अगर समझ आ गया हो तो, कि ये C क्या है 5 के बाद। अरे ए बी सी 10 11 12। हाँ बिल्कुल, 12। हाँ तो 12 हम लोगों को वही है, 8 9 10 11 12, 8 9 ABC। यहाँ से हम लोगों की ABC शुरू हो जाती है हेक्साडेसिमल में और F तक जाता है अपना 12 13 14 15 तक हम लोगों का जाता है DEF तक। तो 12 इज इक्वल टू C, तो यहाँ पे 9 10 11 12th पॉइंट पे C हो गया हम लोगों का, इसीलिए वो 5C दिखा दिया। तो हम लोग को क्या पता चला, जैसे हमने पॉइंटर +1 करा तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चला गया। तो अगर मान लो फिर से करता हूँ, तो हम लोगों का 60 आ जाना चाहिए। 60 क्यों आया, क्योंकि वो 12 13 14 15 को छोड़ दिया तो 16 वो नेक्स्ट पे चला गया। तो अगर मैं इसको करते चले जाऊं तो अपना 4 4 हम लोगों का ऐड होता रहेगा। उसके बाद 6 4 आ गया, 6 8 आ जाएगा, फिर से वापस से 6C हो जाएगा और 7 0 हो जाएगा। तो पॉइंटर प्लस प्लस हम लोगों को, और पॉइंटर प्लस प्लस मैंने बोल दिया, मैंने उल्टा पकड़ा। पॉइंटर प्लस प्लस हमने क्या मैंने बोला, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर +1 बोल रहा हूँ। तो हम लोग को तो पता ही है a इज इक्वल टू a+1 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a++C++। तो पॉइंटर प्लस प्लस में भी यही होगा हम लोगों का, कि हम लोग किसी भी चीज को पॉइंटर प्लस प्लस कर देंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा। तो हमने अभी करा तो होगा क्या, अगर देखो मैं यहाँ पे मैं अगर पॉइंटर डाल दिया तो इसके बाद मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ एंड ptr। मैंने दोनों में एक स्टेटमेंट ऐड कर दी। मैंने बोला कि ptr मुझे प्रिंट करो जो ptr में एड्रेस है, स्टार ptr करो मतलब जो पॉइंटर के एड्रेस के अंदर वैल्यू है। तो जैसे ही मैं इसको वो करूंगा और ये फेल कर देगा क्योंकि मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, तो दोबारा से करूंगा। वेट व्हाट, मैं यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी और से कर रहा हूँ। चल जाओ हाँ चल गया। तो
क्या हुआ, पीटीआर मैंने प्रिंट करा, एड्रेस प्रिंट हो गया, स्टार पीटीआर मैंने प्रिंट करा, 10 प्रिंट हो गया, अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। जैसे ही मैंने पीटीआर +1 करा, उसने नेक्स्ट एड्रेस पे गया, मैंने उसका अंदर का प्रिंट करा तो 0, मतलब कि जो पीटीआर का एड्रेस चेंज हुआ वो किसी और एड्रेस पे चला गया। जो हम लोगों का आई था वो तो 10 था, तो पीटीआर पहले वहां था, उसके बाद एक नेक्स्ट पे चला गया। नेक्स्ट पे हम लोगों को नहीं पता क्या है, हम लोग तो बस ये बता सकते हैं कि एड्रेस उतना चला गया, हम लोगों को नहीं पता 0 है। तो ये तो इसकी मेहरबानी है कि इसने 0 लगाया, ये कुछ भी लिखा सकता था यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट वैल्यू हो सकता है इसलिए वो 0 लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक और बार प्रिंट कर दूं, अब देखो वो एकदम ही अलग हो गया। तो पहले बोला इस एड्रेस पे 10 था क्योंकि आई है इस एड्रेस पे, एड्रेस चेंज करते ही वैल्यू अलग हो गई, और इसके बाद एक और एड्रेस चेंज करा तो किसी और जगह चला गया। तो एक तरह से पॉइंटर को हम लोग जंप करा रहे हैं, पॉइंटर पहले यहाँ पे था, फिर पॉइंटर कहीं और प्रिंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट भी होगा क्योंकि नेक्स्ट पे चला गया, और यहाँ पे तो कुछ हम लोग को पता चल रहा है कि मेमोरी में कुछ भी नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू है। हम लोग उसको सीधा सीधा पॉइंटर से हम लोग देख रहे हैं मेमोरी में क्या हो रहा है। तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग नॉर्मल से नहीं कर सकते, ये हम लोग पॉइंटर एक एड्रेस क्योंकि मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग जान पा रहे हैं कि हाँ इस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले पे रख दो 20, तो क्या होगा कि हमने उसको भी बता दिया कि उस वाले एड्रेस पे रख दो। वो उस एड्रेस का कोई नाम ही नहीं है, बस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और हमने तभी उसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक है, इसका यूज हम लोग एक एरे में भी देखेंगे, एरे वाला चीज। और न्यू एंड डिलीट, बोल रहा हूँ कि न्यू एंड डिलीट इसको करना चाहिए, इसको आगे कि पॉइंटर्स एंड एरेज को देखना चाहिए। पॉइंटर्स एंड एरेज को एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये वाला मेन हम लोगों का जरूरी है। न्यू एंड डिलीट तो हम लोग आगे भी कर लेंगे एक बार शुरू होगा तो पहले हम लोग पॉइंटर्स में ही देखते हैं। हमने कोई भी देखो, एक हम लोगों को एक मस्त चीज पता चलेगी अभी, हमने जब भी एरे 10 करते हैं, अरे मैंने 10 क्यों करा, मुझे 10 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इंट एरे अगर मैं 3 करता हूँ ना, तो उसमें एरे में हम लोगों की 3 ब्लॉक्स वो आ जाते हैं, 0 1 2, ठीक है। मैंने उसके अंदर डाल दिया 1 2 3, मैंने डाल दिया इस तरह से, मैंने बोला ARR 0 इज इक्वल टू 1 1 इज इक्वल टू 2, ये 3 कर दिया मैंने। अब एक्चुअली ये मेमोरी में क्या हो रहा है, हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि एरे जो है ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है जो कि हम लोग एरे बना रखे हैं, और ये क्या कर रहा है कि इस ब्लॉक का पहला एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब कि एरे एक पॉइंटर है जिसमें इसका पहला एड्रेस है, मतलब मान लो देखो जिसका 1 है तो इसका एड्रेस 102 होगा, इसका एड्रेस 106 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट आ रहा है, 4 की गैप चाहिए क्योंकि इसके लिए 4 लग गया, और इसका नेक्स्ट एड्रेस 110 होगा। तो ये सारे तो ब्लॉक्स हो गए। तो एक ARR पॉइंटर है जो कि 1 को पॉइंट कर रहा है, पहले एलिमेंट को। तो इसीलिए जब हम लोग ARR 0 लिखते हैं तो पहले को देखता है, ARR 1 लिखते हैं तो वो दूसरे को आगे जाता है। तो अगर मैं एक बार एक चीज करना चाहूँ ना इसमें कि मतलब इसको मैं और तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर मैं इंट ARR बना दूं 5 3 रखते हैं, ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ेगी नहीं तो, ARR 0 इज इक्वल टू 1 और ARR 1 इज इक्वल टू 2 और ARR 2 इज इक्वल टू, मैं फॉर लूप भी चला देता लेकिन उसकी आदत ही भी नहीं लग रही मुझे। तो अब मैं इसमें एक पॉइंटर बना देता हूँ सिंपल सा, पी को मैं इक्वल कर देता हूँ ARR। इतनी चीजों में जो मैंने करी वो एक बार देख लेते हैं। मैंने पहले क्या करा, इंट ARR 3 बनाया, तो ARR 3 बनाया जिसमें 1 2 3 मैंने वैल्यू डाल दी 0 1 2 पे। हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने बताया क्या, एरे की जो वो पॉइंट कर रहा है वो पहले को पॉइंट कर रहा है। एरे एक पॉइंटर है जिसमें एड्रेस है पहले इसका। अब मैं क्या करा, एक पॉइंटर बनाया एंड पी स्टार पी, तो मैंने एक और पॉइंटर बना दिया स्टार पी जिसके अंदर कुछ होना चाहिए, अभी है नहीं। मैंने बोल दिया P इज इक्वल टू ARR, डायरेक्ट कर दिया, कोई एम्परसेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करा मैंने, P इज इक्वल टू ARR जब मैंने करा तो मैंने बोला जो ARR के पास है वो P में भी होना चाहिए। ये तो पॉइंटर है, हम लोग ध्यान देना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे इंट
a इज इक्वल टू 5 कर दूंगा और इंट एंड इज इक्वल टू ऐसे कर देते हैं, नाम नहीं भी याद नहीं आ रहे, और मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो मुझे एरर दे देगा। मुझे बोल देगा कि अगर ये टाइप इंट है उसको मैं इंट स्टार में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं एक जो वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर कर रहा है और एक वेरिएबल जो नॉर्मल वैल्यू स्टोर कर रहा है, दोनों को साथ में नहीं रख सकता। लेकिन इसमें नहीं उसने कुछ कहा, इसमें उसने क्या करा, सीधा बोला ठीक है ले लो। हुआ क्या, क्योंकि एरे जो है ना ये अभी एड्रेस स्टोर कर रहा है एक्चुअली में अपने पहले एलिमेंट का, तो पी में भी क्या आ गया, वही एरे आ गया, क्योंकि पी इज इक्वल टू ARR। पी में क्या था 105, तो 105। तो अगर मैं सी आउट ARR 0 कर दूंगा तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 आ गया। और अगर मैं एम स्टार पी कर देता हूं तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा, क्योंकि पी में भी वही एड्रेस है। किसका एड्रेस है, जो पहला एलिमेंट है इसका, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या था, 1 था, 105। क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि अगर मुझे इसके थ्रू, मतलब मुझे जैसे मैंने स्टार पी करा, अगर मुझे ये वाला एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई आइडिया किसी को, किसी के पास? नो आइडिया। मुनीश्वर को क्यों नो आइडिया? तो सर स्टार ऑफ ब्रैकेट p+1। तो यश ने क्या बोला, स्टार ऑफ ब्रैकेट p+1। इसको समझते हैं क्या हुआ। p क्या था, p में एक एड्रेस था 105, तो 105 यहाँ पे 105 क्या था, पहला इसका एड्रेस था, ठीक है ना। p+1 करने से क्या हुआ, अभी हमने पीछे देखा था p+1 करने से क्या हुआ था, जो पॉइंटर है अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब 105 6 7 8, तो इसी का हो गया 109 पे अब चले जाएगा एड्रेस पे। 109 किसका एड्रेस है, 2 का एड्रेस है ऑफ कोर्स, क्योंकि 105 इसको मिला, 4 ब्लॉक उसने ले लिया तो 109 एड्रेस इसको मिला, और फिर इसने 4 ब्लॉक ले लिया और इसको 113 एड्रेस मिला। यहाँ तक किसी को इसमें अगर डाउट हो तो पूछ लेना कि एड्रेस कैसे हो रहे हैं ये। तो मेरे पास 3 एड्रेस थे, 1 2 3, 105 इसका एड्रेस है, 109 इसका है, 13 इसका है। 4 4 क्यों गैप पे है, क्योंकि इंट है। कैर होता तो एक एक के गैप पे निकल जाते ये लोग, 5 6 7 पे। तो यश ने बोला कि इसके अंदर मैं पहले p+1 करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है p+1। तो मतलब कि p जो है p+1 अब इसको करेगा, p नॉर्मल वो कर रहा था, एक आगे बढ़ गए और उसको स्टार, तो मतलब कि अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, पहले उसकी वैल्यू एक आगे हो गई 109 और स्टार p+1। तो एक तरह से अगर मैं स्टार p+1 करता हूँ तो क्या करेगा, पहले p+1 जाएगा, p+1 इज द नेक्स्ट एलिमेंट, और उसके बाद से उसको स्टार कर देगा। तो स्टार मतलब कि एक्सेस करने जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मुझे एरर देगा, तो मैं 2 बार करूंगा इसको रन, उसके बाद चल जाएगा। तो 1 के बाद 2 आ गया, ARR 0 स्टार p+1, तो मतलब कि p+2 करने पे 1 और 3, ठीक है ना। 1 और 3 क्या है मेरा, 3 मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है जो मैंने दिया था। तो इस तरह मैं p+1 और ये करते जा रहा हूँ। अगर यही मैं एरे 2 कर देता हूँ तो अब समझ में आ रहा है कि एरे 2, और अगर मैं देखूँ ना, मुझे p लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा एरे +2 कर सकता हूँ, क्योंकि एरे तो है तो एक पॉइंटर ही, तो मैंने डायरेक्ट +2 कर दिया। दोनों ही वो कर रहे हैं, मैं एरे को 2 तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, एरे 2 और स्टार एरे +2 से कर सकता हूँ। स्टार एरे लिखूंगा सर जब, तो क्या करेगा वो, पहला एलिमेंट दिखाएगा मुझे, क्योंकि एरे जो है, मैंने क्या करा, एरे जो है अभी भी पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये मेरा पॉइंटर्स और एरेस का था कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। एक जो एरे होती है वो एक तरह से एक नॉर्मल एरे ही होता है, जो पॉइंटर मतलब पहला एड्रेस स्टोर कर रखा होता है किसका, जो भी हम लोग जितना ही बड़ा एक ब्लॉक बनाते हैं, ये ब्लॉक जो बनता है ये अपना एड्रेस स्टोर करता है 113 17 121, पहले एड्रेस को स्टोर करता है। उसके बाद से हम लोग जब भी एरे 0 0 0 करते हैं, 1 करते हैं, तो इसके बाद ये अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर ये हो रहा होता है एरे +1 एरे +0 क्या होगा, एरे ही होगा, तो मतलब यही होगा। 1 का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा,
+2 तो मतलब कि +2 तो 1 2 छोड़ के इधर +3 ऐसे ऐसे करके। तो अगर मैंने वही अगर एरे मतलब +4 कर दिया तो वही मैंने गलती करी, मैंने कुछ भी लगा दिया है ना एरे 4 पे, तो वही नहीं था ना। मैंने क्या इसमें करना था, मुझे यहाँ पे एक अच्छा वार्निंग दिया ना, तो देखो वार्निंग क्या कह रहा है, एरे इंडेक्स 4 इज पास द एंड ऑफ द एरे विच कंटेन 3 एलिमेंट। तो बता रहा है मुझे, ये देखो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी 3 लगाया था, कहाँ जा रहे हो 4 में वो करने। तो लेकिन आउटपुट क्या आया, दोनों सेम आया, क्योंकि एरे 4 और ये दोनों 4 ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने एरे में वो बताया ही नहीं था, उतनी जगह ही नहीं थी मेरे पास। तो जो उसके बाद वाली मेमोरी में तो चला गया, तो मेरी एरे जो थी वो तो थी 1 2 3 तक, लेकिन इसके बाद भी जो मेमोरी थी वो मैंने इनिशियलाइज नहीं करी थी, वहां तो कुछ भी पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही ये पॉइंटर्स एंड एरेज हो गया। और पॉइंटर्स हम लोग बना सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग नेचुरली अगर एक पॉइंटर बना रहे हैं तो उसके बाद हम लोग एरे भी बना सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इंट एंड p 10 कर दूं, नॉर्मल देखो अगर मैं इंट p 10 करता हूं तो ये p की 10 एरे बन जाती है, p नाम से एक एरे बन जाती है जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर ऑफ p करूंगा तो एक एरे बन जाएगी जिसमें 10 के 10 एलिमेंट कुछ ना कुछ पॉइंट कर रहे होंगे, 10 पॉइंटर्स की एरे, 10 p की 10 एलिमेंट्स की एरे, 10 पॉइंटर्स की एरे। अब ये हर एक एरे में एलिमेंट एक पॉइंटर है, तो इसका हम लोग भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज मैं दिखाऊं कि नहीं, मतलब अब तो अपने आप से एक्सप्लोर करने वाले टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, टाइम को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं मतलब इंट स्टार p कर सकता हूँ ना, तो अब देखो क्या हो रहा है। मान लो इसको मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग वो करते हैं कि हाँ इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हम लोगों की जरूरत का काम है, ठीक है नहीं छोड़ते हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अभी इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7। ये अपना लास्ट रखते हैं आज का। उसमें क्या होगा, मैंने एक पॉइंटर बना दिया 3 का, तो इस सबको मैं लिखते चले जाऊंगा। क्या हो रहा है, a 5 है, b 6 है, c 7 है, और एक मेरे पास पॉइंटर के 3 एरे हैं, मतलब कि 3 पॉइंटर्स हैं मेरे, p0 p1 p2, ये तीनों कुछ कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो मैं अब क्या कराऊंगा कि p0 को बोलूंगा, p0 क्या है, पॉइंटर है, ध्यान देना, क्योंकि पॉइंटर्स की मैंने एरे बनाई थी, तो p0 भी एक पॉइंटर ही है। %a डाल दिया मैंने, p में मैंने 1 डाल दिया, तो इसमें %b डाल दिया मैंने, और p2 में मैंने %c डाल दिया। तो अब क्या होगा, इन सबको हटा दो। तो ये करने से क्या हुआ कि एक ही मतलब मान लो एड्रेस 100 था, इसका 104 था, इसका 108 था, तो P0 में क्या है, P0 में 100 है, P1 में 104 है, P इसमें 108 है, तीनों पॉइंटर्स है, तीनों में P0 में A का एड्रेस है तो A का एड्रेस है, P1 में 104 है, P02 में C का एड्रेस है। तो अभी मैं इसको अगर सी आउट कर देता हूँ एंड नहीं P0 कर देता हूँ और P1 कर देता हूँ और P2 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि 3 बार एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे। ध्यान से देखो 38 34 30, जो भी जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है वो हम लोगों को देखना है किस तरह से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने तीनों करा, 3 एड्रेस प्रिंट हुए। क्यों प्रिंट हुए, क्योंकि ये P0 एक पॉइंटर था मेरा, मैंने 3 पॉइंटर्स की एरे बनाई थी, हर पॉइंटर पे मैंने हर का एड्रेस डाल दिया। तो जैसे ही मैंने ये करा, इसी को मैं अगर स्टार बस लगा देता हूँ, स्टार का काम क्या हो रहा है, इसको बस एक नाम समझो, पॉइंटर का नाम है, उसके आगे स्टार है, स्टार क्या कर रहा है, उसके एड्रेस पे जा रहा है, तो 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस, उसके घर के से जो भी उसका सामान है निकाल के दिखा रहा है। मतलब 5 6 7 यहाँ पे A और B और C की वैल्यूज है।
तो यहाँ पे स्टार ये कर रहा है। हमने अभी देखा था कि P0 को हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं पॉइंट, एंड P+1, क्योंकि एरे तो एरे ही है, पॉइंटर्स की हो या फिर नॉर्मल की हो, पॉइंट तो हम लोग फिर भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी भी वैसे आ रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने एक पॉइंटर की एरे बनाई तो एक तरह से इंसेप्शन होने लग गया। अब यहाँ पे एक P जिसके अंदर एड्रेस है एक एरे का, जो कि एक पॉइंटर ही आपस में 101, 1003, 1004, और ये भी क्या कर रहा है, पॉइंटर से एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो एक तरह से जब मैंने बोला था एरे जो होती है पॉइंटर पहला एड्रेस स्टोर करता है उसका वेरिएबल नाम, तो पॉइंटर भी क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, जो चीजें एड्रेस स्टोर कर रही हैं। तो एक तरह से जैसे ही मैंने स्टार P करा, स्टार P+1 करा, तो एक तरह से एरे आई। अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे इंसेप्शन हम लोगों को कहाँ पता चलेगा, जब मैं स्टार P करा तो P जिसको पॉइंट कर रहा था उसके अंदर की वैल्यू आई। अब मुझे ये भी कहीं किसी को पॉइंट कर रहा है, 104 भी एड्रेस है, क्योंकि ये जो है ये भी एक पॉइंटर ही निकल के आया। तो अगर मैं एक और स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये अगर कर देता हूँ, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी भी 5 आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब मैंने स्टार P करा तब भी मैं एक एड्रेस पे गया, अब वो एड्रेस 5 को पॉइंट कर रहा था, और इसके अंदर जाने के लिए अब मैं इसको ऊपर से और स्टार लगा दूंगा, तो स्टार ऑफ, तो पहले स्टार ऑफ P, तो मतलब P जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर स्टार ऑफ दिस, अब ये जिसको अंदर पॉइंट कर रहा है। तो ये मैंने 2 बार कर दिया। तो इन सब चीजों को मैं मतलब कि अब ये मॉडिफाई करके ये लिख सकता हूँ कि स्टार ऑफ ये, स्टार ऑफ ये, अभी भी सेम चीज आएगी क्योंकि मैंने स्टार ऑफ P करा। यहाँ पे थोड़े से डाउट हो सकते हैं, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे चीज है ना, लेकिन ये वाले टॉपिक में बताऊंगा कि इसको एक बार अपने आप से पढ़ना। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, उसको क्लियर करके करते हैं। नहीं तो ये वाले टॉपिक यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट में हम लोग जैसे करेंगे आगे फंक्शन के साथ बताएंगे, जैसे हमने कॉल बाय रेफरेंस करा था ना, एक पॉइंट टॉपिक पढ़ना कॉल बाय पॉइंटर्स। अभी समझ आ ही गया होगा क्योंकि हम लोग पॉइंटर से क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे पॉइंट कर देते हैं। यहाँ ये है, तो उसी स्वैप के फंक्शन को आप लोगों को ढूंढना है कि हम लोग उससे कैसे बना सकते हैं। कल भी गलती हुई थी अभी, तो उसी को हम लोगों को देखना है कि मेरा, चलो अब चलाने की जरूरत नहीं, छोड़ो, ये भी कह दिया, हार मान गया। तो उसके बाद हम लोगों का फंक्शंस एंड पॉइंटर्स है। तो आपको एक टॉपिक ये देखना है कि कॉल बाय पॉइंटर्स क्या होता है। जो डाउट आएगा पूछते रहना अपना, और उसके बाद से डिस्कार्ड कर देते हैं अभी। ये हम लोगों का लास्ट था, और उसके बाद ये वाला चीज जो होगा हम लोग आज कर सकते थे, लेकिन आज अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, तो न्यू एंड डिलीट वाला है, ये हम लोग एक्चुअल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में जाएंगे। तो ये भी एक होगा जो कि टॉपिक पहले से पढ़ना ज्यादा जरूरी है, एक बार देख लेना क्या है अच्छे टॉपिक्स हैं न्यू एंड डिलीट वाले, क्योंकि जब भी लिंक लिस्ट करेंगे, स्टैक करेंगे, तो वही होता है। लिंक लिस्ट होती क्या है, ये एक तरह से छोड़ो, तो लिंक लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग से एक एक करके नोट्स बना रहे हैं, वो सब मतलब पढ़ के ही पता चलेगा। तो उसको देख के समझ आएगा कि हम लोग अच्छा इसमें कर क्या रहे हैं। एरे में तो पहले ही बना देते हैं, लेकिन स्टैक हो गए, क्यूज हो गए, उसमें बस एलिमेंट्स डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो साइज छोटा बड़ा होते जा रहा है, उसका कम ज्यादा होते जा रहा है। तो हम लोग मेमोरी यूज कर रहे हैं, मेमोरी हटा रहे हैं। तो न्यू डिलीट टॉपिक एक आगे का एक पार्ट है। तो हम लोगों के नेक्स्ट सेशंस में होंगे, जो डीएसए के सेशंस आगे से शुरू होंगे, वहां पे आप लोगों को मिलेंगे। तो तब तक का एक काम है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, और फंक्शंस एंड पॉइंटर्स में ये छोटा सा एक टॉपिक देख लेना। और जो भी पॉइंटर है उसको दोबारा बुक से बुक से पढ़ना जा सकेगा, किसी कहीं से ही पढ़ोगे तो समझ आएगा कि अच्छा और कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो किसी के कोई डाउट्स अभी इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर और कुछ आगे से रिलेटेड? अगर डाउट्स अगर नहीं है अभी, तो फिर क्लास अभी ख़त्म करते हैं। फिर हम लोगों का आज तो लंबा ही चल गया, सबसे लंबा। C++ 3 दिन में कर रहे हैं, अब क्या ही करेंगे इसमें। तो हम लोगों का मेन काम इसमें वही था कि आप लोगों को चैट में पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस भी चैट में हो नहीं हो तो लिंक मांग लो, आप डाउट उसमें डालो, लोग तैयार बैठे हैं। होता गया कि बाकी लोग भी डाउट उसमें वो करते हैं,
कि उन लोगों को पता चलता है हाँ ये भी डाउट सही बात है, तो वहाँ से देखो आप लोग, ठीक है ना। तो आज को फिर तो यही था, डाउट हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। तो फिर ठीक है, आज के लिए चलते हैं, थैंक यू।